गुड इवनिंग बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, है ना। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो कि आइसोमेरिज्म का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है ना। तो इसी टॉपिक को आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो समझेंगे सबसे पहले जिस प्रकार हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को देखे थे सिस ट्रांस आइसोमर को, उसी प्रकार आज हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को समझने जा रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझना है क्या होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, इसको समझेंगे। धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ेगा और बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है ना। और पहली बात कि ये एक टफ टॉपिक है, धीरे धीरे समझ में आता है, एक बार में नहीं आएगा, पता नहीं चलेगा क्या हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे हम लोग 1 से 2 लेक्चर में बहुत अच्छे से चीज़ को कवर कर पाएंगे। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का अगर हम देखें तो आइसोमेरिज्म का आइसोमर्स का मतलब क्या होता है। बोलेंगे सर आइसो का मतलब होता है सेम और मर का मतलब होता है यूनिट। आइसोमर्स का मतलब होता है सेम यूनिट, और आइसोमर्स दो अलग अलग कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन कुछ अलग होता है। क्या अलग होता है समझते हैं। जैसे सबसे पहला बात करेंगे कि ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या होगा हमारा सेम, तो बोलेंगे सर सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या होगा सेम, बोलो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। हम जैसे 10th क्लास में पढ़े थे आइसोमेरिज्म का डिफिनेशन या आइसोमर्स का डिफिनेशन कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, मतलब स्ट्रक्चर अलग अलग होना चाहिए। तो ये बच्चों वाला डिफिनेशन हो गया। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं कि आइसोमर्स ऐसा कंपाउंड है, दो अलग अलग कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम तो है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम हो सकता है। बात समझ में आ रहा है ना। कुछ ना कुछ डिफरेंट क्या होगा, क्या होगा, तो धीरे धीरे समझेंगे इसी बात को। तो बोलेंगे सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अगर डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है तो उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर। लेकिन अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर किसका टाइप, स्टीरियो आइसोमर के अंतर्गत हमारा 2 कैटेगरी था, कन्फिगरेशनल और कन्फॉर्मेशनल। तो कन्फिगरेशनल के अंदर हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को पढ़ते हैं। तो बोलेंगे अगर सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है तो उसको हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमर बोलेंगे। लेकिन अगर हमारा सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम हो गया, तो क्या ये आइसोमर नहीं होगा, तो बोलेंगे हाँ होगा। इसमें डिफरेंट कुछ होगा, क्या होगा, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज अलग हो सकता है तो उसको भी आइसोमर बोलेंगे। ऐसा केस हो सकता है कि फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम हो जाए तो फिर क्या अलग होगा, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में बिहेवियर टुवर्ड्स लाइट, लाइट के प्रति जो बिहेवियर होगा वो डिफरेंट होगा। इसका मतलब समझो आइसोमेरिज्म में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, कोई प्रॉपर्टी डिफरेंट होना चाहिए। तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में स्ट्रक्चर अलग अलग होगा। जैसे पोजीशन आइसोमर देखेंगे तो पोजीशन हो सकता है 2 पोजीशन पे डबल बॉन्ड हो, इसमें 3 पोजीशन पे डबल बॉन्ड हो, जो कि हम लोग स्ट्रक्चरल में डिस्कस करेंगे, है ना। तो बोलेंगे अगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम है तो फिर क्या अलग होगा, बोलेंगे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। जैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम लोग क्या देखे थे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम था, है ना, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम था, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग था। लेकिन ये जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है ना, इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम होगा, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज भी कुछ हद तक सेम हो जाएगा। तो अलग क्या होगा, तो बोलेंगे डिफरेंट बिहेवियर टुवर्ड्स लाइट, लाइट के प्रति बिहेवियर इसका चेंज हो जाएगा। अब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम और डिफरेंट क्या होता है इस बात को थोड़ा समझते हैं। तो पहला बात लिखे सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दूसरा क्या लिखना है, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है बच्चा समझते हैं। देखो फॉर एग्जांपल समझो, जैसे हम बोल रहे हैं यहां पर ना डबल बॉन्ड यहां लगा, देखो इसका क्या नाम है, ब्यूट 1 इन होगा इसका नाम, 4 कार्बन हाइड्रोजन बैलेंस कर लेंगे। अगर इसी का हम दूसरा देखें तो डबल बॉन्ड यहां लगा दिए, तो ये दोनों क्या है, बोलो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा ना। इसका हाइड्रोजन बैलेंस करने के बाद होगा C4H8, इसमें भी हाइड्रोजन बैलेंस करने के बाद C4H8, क्योंकि अल्कीन है, जितना कार्बन जस्ट डबल नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो इस दोनों में अंतर क्या है, तो बोलेंगे सर पोजीशन, डबल बॉन्ड का पोजीशन अंतर है ना, अलग अलग है। तो इसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर के अंतर्गत हमारा आएगा पोजीशन आइसोमर, क्योंकि डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज हो गया। कहानी क्लियर है। लेकिन ये जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो हम पिछले लेक्चर में पढ़े थे, जो कि स्टीरियो आइसोमर का टाइप है, उसमें ना स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम हो जाता है। बात को समझो, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम हो जाता है। जैसे यहाँ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग हुआ कि नहीं हुआ, स्ट्रक्चर दोनों का अलग हुआ कि नहीं हुआ, अलग है दोनों का, इसका अलग है इसका अलग है। लेकिन ध्यान से सुनो, अगर हम बोलेंगे मेरे पास ये कंपाउंड है, ध्यान से समझना, CH3 यहाँ H और यहाँ पे CH3, तो इसका अगर हमको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनाना है, क्या बनाना, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, तो देखो कैसे बनेगा। तो एक बनेगा हमारा ऐसा, जो कि पिछले लेक्चर में हम लोग बहुत डिटेल में समझेंगे, तो आज उतना डिटेल में इसको नहीं समझेंगे, आज का टॉपिक कुछ और है। तो बोलेंगे इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, डबल बॉन्ड को रहने दिए, दोनों CH3 को डबल बॉन्ड के एक साइड में, दोनों हाइड्रोजन को एक साइड में, या इसको ऐसे भी बना सकते हैं,
CH3 और H को इधर रहने दिए, इसका पोजीशन अल्टरनेट कर दिए, H ऊपर चला गया तो CH3 नीचे आ गया। तो बोलेंगे ये दोनों क्या सेम कंपाउंड है, क्या यही कंपाउंड है? बोलेंगे हाँ, दिख तो ऐसा ही रहा है। C4H8 हमारा ये है, उसी को हम लोग खोल के दो ढंग से बनाए, एक ऐसे और एक ऐसे। क्या दोनों सेम कंपाउंड है, अलग अलग है? तो बोलेंगे सर बिल्कुल डिफरेंट कंपाउंड है। इसी को तो हम लोग समझे थे पिछले लेक्चर में, स्ट्रक्चरल आइसोमर। इसमें स्ट्रक्चर भी अलग है, ध्यान से समझो। इसमें सॉरी कुछ मिस्टेक हो गया बोलने में, ध्यान से सुनो। बोलेंगे हम लोग ये स्ट्रक्चरल आइसोमर जो पढ़ रहे हैं, इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है। देखो C4H8, इसका भी C4H8 अगर देखा जाए, डबल बॉन्ड का पोजीशन देखो, 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर के बीच डबल बॉन्ड है, इसमें भी 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर के बीच डबल बॉन्ड सेम है, यानी कि इसमें पोजीशन भी सेम है। तो क्या इसको हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमर बोलेंगे? बोलेंगे नहीं, स्ट्रक्चरल आइसोमर नहीं है ये हमारा, क्योंकि स्ट्रक्चरल आइसोमर में स्ट्रक्चर अलग होना चाहिए। जैसे ये स्ट्रक्चर अलग है, लेकिन ये दोनों स्ट्रक्चर सेम है। तो क्या ये दोनों आइसोमर है? बोलेंगे हाँ आइसोमर है। तो क्या फिर डिफरेंट हुआ? देखो आइसोमर में ना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, कोई एक प्रॉपर्टी अलग होना चाहिए। तो इसका कौन सा प्रॉपर्टी अलग हुआ? तो बोलेंगे सर इसमें ना फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दोनों का अलग है, सॉरी बार बार उल्टा बोलते हैं, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दोनों का सेम है, मतलब इसका भी स्ट्रक्चर और इसका भी स्ट्रक्चर सेम है, तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम हुआ। तो अलग क्या हुआ? तो बोलेंगे सर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। तो आइसोमर्स हम लोग किसको बोलते हैं कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट एक प्रॉपर्टी डिफरेंट होना चाहिए। तो अगर वो प्रॉपर्टी कौन सा स्ट्रक्चर है, तो अगर स्ट्रक्चर अलग अलग हो जाएगा तो उसको स्ट्रक्चरल आइसोमर बोलेंगे। अगर स्ट्रक्चर भी सेम हो गया, दोनों स्ट्रक्चर सेम है बाबू, देखो ध्यान से, इसका नाम लिखोगे तो ब्यूट-2-ईन, इसका नाम भी ब्यूट-2-ईन, तो इसका स्ट्रक्चर भी सेम हुआ, पोजीशन चेंज कहाँ हुआ? पोजीशन तो सेम है, तो स्ट्रक्चर भी सेम हुआ। दोनों का स्ट्रक्चर अगर हमारा सेम है तो बोलेंगे फिर क्या अलग है? तो बोलेंगे सर दोनों का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग है, इसका स्टेबिलिटी ज्यादा तो इसका स्टेबिलिटी कम। बात समझ में आ रहा है ना? ये चीज हम लोग पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे। तो बोलेंगे उसी प्रकार आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम होगा, मतलब दोनों अलग अलग कंपाउंड का स्ट्रक्चर भी सेम होगा। अंतर क्या होगा? देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग था ना दोनों का, यहाँ पे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम हो जाएगा कुछ केस में, और कुछ केस में डिफरेंट होगा। फाइनली कौन सा प्रॉपर्टी है जो डिस्टिंग्विश करेगा दो अलग अलग कंपाउंड को? तो बोलेंगे देयर बिहेवियर टुवर्ड्स लाइट, देयर बिहेवियर टुवर्ड्स लाइट, उसी चीज को समझना, इसलिए इसका नाम पड़ा ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, मतलब ऑप्टिक्स से रिलेटेड, लाइट से रिलेटेड हमको पढ़ना, ठीक है। तो चलो इसको हम मिटा रहे हैं, ये पहले का टॉपिक है, पिछले लेक्चर का टॉपिक है, आगे हम लोग इसको समझते हैं। देखो दो बार हम कुछ मिस्टेक से बोल दिए थे सेम स्ट्रक्चर, तो उसको ध्यान से सुन लेना है। मिस्टेक से बोले थे कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हमारा सेम होगा, कुछ अलग होगा तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होगा ज्योमेट्रिकल में, लेकिन ये जो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म पढ़ रहा है ना, इसमें फिजिकल सेम, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, इसमें फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम हो जाएगा। बात को समझो, आइसोमर में कोई एक प्रॉपर्टी डिफरेंट होना चाहिए। सबसे पहले हम लोग जब स्ट्रक्चरल आइसोमर पढ़े ना, तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, वहां पे तो इतना में ही काम बन गया। वो स्ट्रक्चरल आइसोमर था जो 10th में भी पढ़े थे और 11th में भी पढ़ते हैं हम लोग, है ना। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर किसको बोलेंगे? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। आगे बढ़े, जब हम लोग जीआई में गए, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, स्टीरियो आइसोमर में, उसमें सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम हो गया ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में। अलग क्या हुआ? फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट था ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का। लेकिन आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इसमें सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम हो जाता है। क्या हमेशा? बोलेंगे नहीं, बोलेंगे इसमें हम लोग लिखते हैं जनरली, है ना, जनरली सेम फिजिकल, हमेशा नहीं, कुछ केस में अलग होता है। जैसे इसका एक्सेप्शन भी है, जब इन ये ऑप्टिकल आइसोमर वाला जो कंपाउंड होता है, इसको अगर हम लोग ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के साथ रिएक्ट कर देंगे, तब इसका केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाएगा। अदरवाइज अगर इसको हम लोग नॉर्मल कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेंगे, तो उस केस में सेम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम रहेगा। एक्सेप्शन क्या है कि जब इस कंपाउंड को हम लोग रिएक्ट करेंगे किसके साथ? व्हेन दीज कंपाउंड्स आर रिएक्टेड with ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। अब धीरे धीरे समझ में आएगा। देखो हम बोले पहले कि ये चैप्टर बहुत टफ है, जल्दी समझ में नहीं आता, लेकिन एक बार आ गया ना तो बहुत जबरदस्त फीलिंग आता है फिर, है ना। तो देखो क्या लिख रहे हैं, एक्सेप्शन क्या लिख रहे हैं? व्हेन दिस कंपाउंड्स आर रिएक्टेड विद ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स
दे शो डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। अब धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ेगा तो समझ में आएगा। यानी कि समझो इसका केमिकल प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज भी सेम रहता है बहुत हद तक, लेकिन जब ये ऑप्टिकल आइसोमर जो है उसको अगर हम लोग ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के साथ ही रिएक्ट करा दें, मतलब इसी टाइप के कंपाउंड से, तब उसका केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगा। इसका मतलब समझो इसमें सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हुआ, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम हो गया, सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, लेकिन एक्सेप्टेड कब, जब उसको किसी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेंगे तो उसका केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगा। अगर हम बात करते थे स्ट्रक्चरल आइसोमर का तो बोलेंगे सर सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्टीरियो आइसोमर में सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, स्ट्रक्चर भी सेम हो जाता है तो, लेकिन वहां पे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होता था। किस में? स्ट्रक्चरल में, स्टीरियो में सॉरी, कन्फिगरेशनल के अंदर जो हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पढ़े थे, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम होता है, डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होता है। लेकिन यहाँ पे सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, यहाँ पे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगा। मान लो 99% केस में वो 1% डिफरेंट कब होगा, जब उसको उसी के टाइप के कंपाउंड के साथ रिएक्ट कर देंगे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के साथ, तब वो डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज शो करेगा। ठीक है, तो इन सभी को लिख लो, एक पॉइंट और नोट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो इसको नोट कर लो, मिटा रहे हैं, वीडियो को रोक के नोट कर लेना है। एक बार देख लेते हैं सारा कुछ आ रहा है, स्पष्ट नहीं आ रहा वीडियो में, सारा चीज क्लियर है। वेरी गुड। देखो अब तीसरा पॉइंट क्या लिख रहे हैं यहाँ पे हम लोग, 3 पॉइंट लिख लिए, चौथा तो बोलेंगे देखो जब सब कुछ सेम सेम हो गया तो फिर ये आइसोमर तो आइडेंटिकल हो जाएगा ना। अगर सब कुछ सेम है तो तब तो ये दोनों कंपाउंड आइडेंटिकल हो जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि कुछ ना कुछ अलग हो, तो क्या अलग है, तो बोलेंगे डिफरेंट बिहेवियर टुवर्ड्स लाइट। अब लाइट कैसा लाइट होगा इसको समझना, यही तो ऑर्डिनरी लाइट नहीं है, बहुत जबरदस्त लाइट है, इसको समझेंगे। डिफरेंट बिहेवियर टुवर्ड्स लाइट, लाइट के प्रति ये जो कंपाउंड होगा, अब आइसोमर है तो दो अलग अलग कंपाउंड होगा, है ना, दोनों अलग अलग कंपाउंड होगा, सब कुछ सेम हो रहा है लेकिन एक प्रॉपर्टी डिफरेंट हो गया। तो जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और इसका डिफरेंट बिहेवियर टुवर्ड्स लाइट है तो बोलेंगे इसको हम लोग ऑप्टिकल आइसोमर। क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल आइसोमर। बार बार सुनो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग है तो स्ट्रक्चरल आइसोमर। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम है, तो वहां पे दो कैटेगरी निकल के आया, क्या? एक ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म और दूसरा ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम था लेकिन डिफरेंट फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज। यहाँ पे केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज भी लगभग सेम हो जाता है, सेम फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज। तो बोलेंगे डिफरेंट, यहाँ पे क्या 100%, तो बोलेंगे डिफरेंट बिहेवियर टुवर्ड्स लाइट। देखो बहुत ज्यादा डिटेल में इस चीज को हम बता दिए है ना, अब आगे बढ़ रहे हैं। तो लाइट के प्रति डिफरेंट बिहेवियर होगा, तो समझते हैं क्या लाइट है, कैसा लाइट है, क्या डिफरेंस होगा, अब आगे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो अभी के बाद बहुत डिटेल में बताने जा रहे हैं चीज को, उसको समझना है। ठीक है, इसको नोट कर लिया जाए। चलो देखो ध्यान से, अब हम बोल रहे हैं ना कि एक एक्सपेरिमेंट हम लोग करेंगे। क्या करेंगे? एक्सपेरिमेंट। उस एक्सपेरिमेंट का नाम है पोलारीमीटर एक्सपेरिमेंट। पोलारीमीटर एक्सपेरिमेंट करके कुछ हमको समझ में आएगा, है ना, कि क्या हम कहना चाह रहे हैं। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले ना एक हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसको बोलेंगे पोलारीमीटर एक्सपेरिमेंट। इससे हमको आइडिया लगेगा कि ये कंपाउंड हमारा ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है। बात को समझो, ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है वो कंपाउंड हमारा। अगर ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म हम उसी को पढ़ेंगे, और ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया मतलब वो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है उसको पकड़ने के लिए, और जैसे अभी हम ऑप्टिकली एक्टिव शब्द का नाम लिए, हो सकता है अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा, एक लेक्चर ने 2 लेक्चर कम से कम इसमें बनाना होगा ताकि हमारा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो पाए। क्लियर है? तो देखो पोलारीमीटर एक्सपेरिमेंट में हम लोग क्या करते हैं, ध्यान सुनना। एक लाइट लेते हैं, क्या लेते हैं? लाइट। लाइट कहाँ से आया? तो बोलेंगे किसी भी सोर्स से, बल्ब से आ सकता है, सन से आ सकता है, किसी से भी आया। तो बोलोगे सर ये क्या बना रहे हैं? तो बोलेंगे देखो एक सोर्स ऑफ लाइट है जो कि हर डायरेक्शन में, देखो ध्यान से, जैसे हमारे कमरे में बल्ब जलता है तो क्या बल्ब से रोशनी पूरे रूम में फैलता है या सिर्फ एक तरफ जाता है, एक पॉइंट की तरफ जाता है? तो बोलेंगे हर डायरेक्शन में फैल रहा है। तो वही हम बना रहे हैं कि हर डायरेक्शन में हमारा लाइट फैल रहा है। तो इस लाइट को क्या बोलेंगे हम लोग? ऑर्डिनरी लाइट बोलेंगे। इस लाइट को कैसा लाइट बोलेंगे? ऑर्डिनरी लाइट। इस अब ध्यान से सुनो, पहले हम बता देते हैं कहानी की तरह, फिर उसको हम लोग समझेंगे ना। पहले हमको बताना होगा कोई भी चीज क्या कर रहे हैं। ऑर्डिनरी लाइट को हम किससे पास कर रहे हैं? तो बोलेंगे सर यहां पर एक हमारे पास प्रिज्म ले रहे हैं जिसका नाम है निकोल प्रिज्म। क्या नाम है?
निकोल प्रिज्म। इससे हम ना इस ऑर्डिनरी लाइट को पास करा रहे हैं। तो जैसे ऑर्डिनरी लाइट को पास कराएंगे ना, तो इस प्रिज्म के अंदर कुछ मटेरियल है जिसका प्रॉपर्टी क्या है कि इसमें जो ढेर प्रकार का वेवलेंथ वाला लाइट है, ध्यान से सुनो, इसमें बहुत प्रकार का वेवलेंथ वाला लाइट है, कुछ ऐसे है कुछ ऐसे है। इसी चीज को भी आगे डिटेल में समझेंगे। बोलेंगे इसमें बहुत डायरेक्शन में लाइट चल रहा है, सभी वेवलेंथ वाले लाइट को छांट करके किसी एक वेवलेंथ वाले लाइट में कन्वर्ट कर देगा। बात को समझो, इसमें अलग अलग डायरेक्शन में लाइट है। जैसे हमारा बल्ब चल रहा है तो हर डायरेक्शन में लाइट फैल रहा है ना, तो सभी डायरेक्शन वाले लाइट को छांट करके किसी एक डायरेक्शन वाला लाइट, फॉर एग्जांपल लेजर लाइट का नाम सुने होंगे, उसमें जब हम लोग लेजर लाइट को जब हम लोग जलाते हैं तो किसी एक रास्ते में एक पॉइंट की तरह लाइट उसमें निकलता है ना। और जब बल्ब जलाते हैं, ट्यूबलाइट जलाते हैं तो पूरा रूम जलता है, लेकिन जब लेजर लाइट चलाते हैं तो उसमें एक रास्ते में ऐसा लगता है कि एक पॉइंट की तरफ लाइट फ्लो कर रहा है। तो वही हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो हाई डायरेक्शन वाला इसमें लाइट है उसको ये कट करके सिंगल वेवलेंथ वाला लाइट में कन्वर्ट कर देगा। और ये कौन करेगा? तो निकोल प्रिज्म। इसको हम लोग पोलराइजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोलराइजर। पोलराइजर निकोल प्रिज्म है यहाँ पे हमारा पोलराइजर, जो पोलराइजर के तरह बिहेव करेगा निकोल प्रिज्म। ये सभी डायरेक्शन वाले लाइट के वेवलेंथ को छांट करके सिंगल वेवलेंथ वाले लाइट को यहाँ से जनरेट करेगा। अब ध्यान से सुनो, हम अभी यूज किए थे ना जब हम लोग पढ़ रहे थे आइसोमेरिज्म ऑप्टिकल वाला, कि इसका डिफरेंट बिहेवियर टुवर्ड्स लाइट होता है। तो क्या होता है देखो ध्यान से, तो बोलेंगे लाइट ऑर्डिनरी लाइट है और ये जो लाइट निकला इसको बोलते हैं पीपीएल। क्या बोलते हैं? पीपीएल। इसका मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये क्या है हमारा? बोलो, प्लेन पोलराइज्ड लाइट है। ये हमारा कौन सा लाइट है? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। निकोल प्रिज्म से पास करने के बाद ऐसा लाइट बना। अब इस लाइट को अगर हम, ध्यान से सुनो, यहां पे एक हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है जिसमें क्या रख दिए हैं? तो बोलेंगे वो सब्सटेंस रख दिए हैं जिसका हमको ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करना है कि वो कंपाउंड हमारा ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। तो बोलोगे सर ऑप्टिकली एक्टिव क्या होता है? तो बोलेंगे थोड़ा देर वेट करना है, धीरे धीरे समझ में आएगा, अभी हर चीज एक ही बार में नहीं आ जाएगा। तो बोलेंगे ये हम एक इंस्ट्रूमेंट लिए हैं जिसके अंदर लिक्विड के फॉर्म में हम एक सब्सटेंस को डाल दिए हैं जिसको चेक करना है कि क्या ये सब्सटेंस हमारा ऑप्टिकली एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा। तो बोलेंगे उसी सब्सटेंस को रख दिए हैं इसमें, और ये जो इंस्ट्रूमेंट लिए इसका नाम क्या है? तो बोलेंगे सर पोलैरीमीटर है। क्या है? बोलो, पोलैरीमीटर है। कहानी समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले ऑर्डिनरी लाइट जो किसी भी सोर्स से, बल्ब से, ट्यूबलाइट से, सनलाइट से निकल रहा है, उसको हम पास करा दिए निकोल प्रिज्म से। निकोल प्रिज्म से जैसे पास किया तो हर वेवलेंथ वाला लाइट छट के सिंगल वेवलेंथ वाले लाइट में कन्वर्ट हो गया। इसको हम लोग प्लेन पोलराइज्ड लाइट बोलेंगे। अब ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को जब हम किससे पास कर रहे हैं? तो बोलेंगे सर हम उस सब्सटेंस से पास कर रहे हैं। ये हमारा केमिकल कंपाउंड, इसके अंदर क्या रखा हुआ है? तो केमिकल कंपाउंड रखा हुआ है। उस केमिकल कंपाउंड से जब इस लाइट को पास करेंगे तो ध्यान से सुनो, अगर ये कंपाउंड हमारा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा तो उसके पास प्रॉपर्टी होगा कि उस लाइट को रोटेट कर दे। बार बार सुनना है। अगर ये कंपाउंड हमारा देखो कंपाउंड दो प्रकार का हो सकता है, ऑप्टिकली एक्टिव या ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या होता है? ऐसा कंपाउंड जिसके पास ऐसा प्रॉपर्टी है कि वो लाइट को रोटेट कर दे। ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिक्स का मतलब सेंस आता है लाइट से। अगर वो लाइट को रोटेट कर देगा, ऐसे था तो ऐसे, तो समझ जाना कि वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। अगर वो लाइट को रोटेट नहीं कर सकता है, जैसा लाइट गया था वैसा ही निकल जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। तो देखो ध्यान से क्या होगा, जैसे ये लाइट को इस हम केमिकल कंपाउंड से पास कराएंगे। केमिकल कंपाउंड कौन सा है? तो वही तुमको चेक करना है। जैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को हम कैसे चेक करते थे? सिस और ट्रांस, प्लेन के दोनों ग्रुप एक साइड में आ गया तो सिस, अपोजिट साइड में आ गया ट्रांस। तो उसी प्रकार यहां पे भी कोई कंपाउंड हमारे जैसे हुआ तो सिस ट्रांस पढ़ रहे थे, यहाँ कुछ और पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? धीरे धीरे आगे डिस्कस करेंगे। तो बोलेंगे यहाँ पे ये कंपाउंड हमारा ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, या ऑप्टिकल आइसोमर बनेगा या नहीं बनेगा, उसी चीज को चेक करने के लिए हम लोग प्लेन पोलराइज्ड लाइट को इस कंपाउंड से पास कराएंगे। तो पास करने के बाद देखो यहाँ पे क्या होगा, तीन केस होगा। चाहे तो लाइट मेरा जैसा था वैसा ही निकल गया, कि मतलब नो रोटेशन, जैसा था वैसा ही हो गया, नो रोटेशन। यहाँ पे क्या हुआ? बोलो, नो रोटेशन। अगर नो रोटेशन है, रोटेशन नहीं हो रहा है, तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग बोलेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस। अगर ये सब्सटेंस इस लाइट को रोटेट नहीं कर पाया, इसका मतलब वो सब्सटेंस कैसा होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। समझ में आ रहा है? तो यानी कि यहां से लाइट निकला,
ये लाइट में कोई रोटेशन नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये कंपाउंड किस टाइप का हुआ, तो बोलेंगे सर ऑप्टिकली इनएक्टिव हुआ। ध्यान से समझो, जगह कम है, थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं, इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव हुआ। कौन, ये लाइट हुआ ऑप्टिकली इनएक्टिव? क्या नहीं, लाइट तो प्लेन पोलराइज्ड है, सिंगल वेवलेंथ वाला सिंगल डायरेक्शन का लाइट है, उसको अगर ये कंपाउंड रोटेट कर दिया तो बोलेंगे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। अगर रोटेट नहीं कर पाया, नो रोटेशन, तो बोलेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव। दूसरा केस ऐसा भी हो सकता है कि इसके एक्सिस से लाइट जो है ना रोटेट कर गया, किधर, क्लॉकवाइज। देखो ये सीधा लाइट था, तो इसको इस डायरेक्शन में रोटेट कर दिया किसी एंगल से थीटा। अगर ये रोटेशन हो जाएगा तो उसको बोलेंगे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। क्या बोलेंगे, इसको OA लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, धीरे जगह कम इसलिए लिख रहे हैं, OA का मतलब क्या हो गया, ये कंपाउंड हमारा ऑप्टिकली एक्टिव रहा। ऐसा भी हो सकता है कि लाइट हमारा इस एक्सिस से लेफ्टवर्ड, यानी कि ये क्लॉकवाइज अगर रोटेशन हो रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा, तो ये कंपाउंड कैसा कहलाएगा, तो बोलेंगे ऑप्टिकली, अब यहां लिख देते हैं, जगह है तो यहां लिखते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। कौन, ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव कहलाएगा अगर ये लाइट को रोटेट कर दिया तो, आइदर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर नो रोटेशन था तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, रोटेशन हो गया तो ऑप्टिकली एक्टिव। अब अगर ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो इसको बोला जाता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्या बोला जाता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। बात समझ में आ रहा है, इसको बोलेंगे प्लस या डी। देखो ध्यान से, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, क्लियर है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी को हम लोग प्लस साइन से भी लिखते हैं और इसको स्मॉल डी से भी लिखते हैं। मतलब ये लाइट को रोटेट कर दिया, तो लाइट तो दो प्रकार से रोटेट हो रहा है, क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज को हम लोग बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी, उसको प्लस साइन से डिनोट करेंगे और स्मॉल डी लिखेंगे। और यही लाइट अगर एंटी क्लॉकवाइज हो गया हमारा, तो यहां पे मिटा रहे हैं, इसको क्या लिखेंगे, बोलेंगे सर लेवो रोटेटरी, LAEVOROTATORY, लेवो रोटेटरी। इसको बोलेंगे माइनस या इसको लिखेंगे स्मॉल एल। बात समझ में आया, इसको लिखेंगे स्मॉल एल। तो चाहे तो लाइट क्लॉकवाइज रोटेट करेगा या एंटी क्लॉकवाइज। अगर कोई रोटेशन नहीं हुआ तो कंपाउंड हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव, अगर रोटेशन हो गया तो ऑप्टिकली एक्टिव। तो बोलेंगे ऑप्टिकली एक्टिव दो प्रकार का, एक क्लॉकवाइज रोटेट कर गया लाइट या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर गया। अगर क्लॉकवाइज किया तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी और एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो लेवो रोटेटरी। तो बोलेंगे देखो अभी कहानी शुरुआत नहीं हुआ, शुरू नहीं हुआ, अभी बस हम बता रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है। कहानी बहुत लंबा चलेगा, है ना, 2 लेक्चर कम से कम लगेगा इसके चैप्टर को अच्छे से फील करने के लिए, है ना। तो चलो इसको नोट कर लेना है, क्या क्या समझे देखो ध्यान से। सबसे पहले लाइट लिए। अब बोलोगे सर ये सब चीज क्यों करना पड़ा, क्योंकि देखो ये जो आइसोमर है ना, जो ऑप्टिकल आइसोमर पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हर कुछ लाइट के ऊपर डिपेंड करता है। सिस ट्रांस आइसोमर पढ़े थे, वहां कोई लाइट का जरूरत नहीं था। जब हम लोग पोजीशन आइसोमर पढ़ रहे थे वो तो सबसे आसान था, बस देख रहे थे पोजीशन अलग है कि नहीं फंक्शनल ग्रुप का, सब्स्टिट्यूएंट का। तो उसी प्रकार ये जो आइसोमरिज्म है, इसमें हमको लाइट से रिलेटेड सब कुछ देखना पड़ेगा कि लाइट के प्रति वो जो कंपाउंड जिसको हम चेक कर रहे हैं, जैसे मान लो हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमर पढ़े थे, अल्कोहल और ईथर एक दूसरे का कैसा आइसोमर था, तो बोलते थे सर फंक्शनल आइसोमर है। तो चेक करते थे ना, कुछ डिफरेंट था ना, एक ईथर था तो एक अल्कोहल था। यहाँ जो कंपाउंड दिया जाएगा ना, उसको हम कैसे समझेंगे कि ऑप्टिकल एक्टिविटी है या ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा, तो बोलेंगे वो लाइट को रोटेट कर देगा। अगर लाइट को रोटेट कर दिया तो बोलेंगे वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा और वो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म वाला बिहेवियर शो करेगा। इसी बात को समझ रहे हैं, कहानी क्लियर है। तो चलो इसको नोट करो आराम से, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे कहानी मजेदार होता चले जाएगा। चलो अब इसको ना हम थोड़ा सा मिटा रहे हैं, ठीक है, इसको मिटा रहे हैं, धीरे धीरे बात को आगे बढ़ाते हैं। याद रखना ये क्या है, हमारा ऑर्डिनरी लाइट है, ठीक। ये प्रिज्म है, निकोल प्रिज्म, जिसको हम पोलराइजर बोलेंगे, उससे लाइट को पास करेंगे, पीपीएल बन जाएगा। पीपीएल को सब्सटेंस से पास करेंगे जिसका हमको ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करना है, ठीक। अगर वो लाइट रोटेट हो गया तो बोलेंगे सर वो कंपाउंड हमारा ऑप्टिकली एक्टिव है, और लाइट अगर रोटेट नहीं हो पाया तो बोलेंगे कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो बोलोगे सर आप क्या समझाना चाह रहे हैं, वो कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो बोलेंगे ध्यान से समझो। बोलेंगे ध्यान से समझो कि अगर कोई भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है तो क्या उसके अंदर प्रॉपर्टी है, तो बोलेंगे सर अगर कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है ना तो लाइट को रोटेट कर देगा। क्या करेगा, बोलो, लाइट को रोटेट कर देगा। अगर कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है तो उससे जब हम ये पीपीएल को पास करेंगे ना, उस कंपाउंड से अगर हम पीपीएल को पास करेंगे तो ये लाइट हमारा रोटेट हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आए, तो बोलोगे सर कैसे रोटेट हुआ, तो बोलेंगे सर वो इस कंपाउंड का प्रॉपर्टी है, लाइट रोटेट हुआ, इसका मतलब ये कैसा कंपाउंड है, तो बोलेंगे सर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। लाइट रोटेट हुआ कि नहीं हुआ, अगर लाइट रोटेट हो गया तो बोलेंगे सर ये हमारा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। अगर लाइट सीधा सीधी पास कर गया तो बोलेंगे सर
हमारा कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है। बोलोगे सर ये सीधा टेढ़ा क्या समझ में नहीं आ रहा, तो समझो, मान लो हम लेजर लाइट टॉर्च से लेजर लाइट पास करें, तो लेजर लाइट कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा ना। तो ये लाइट हमारा किसके अंदर से गया, ये लिक्विड के अंदर से पास किया। जैसे ग्लास में पानी रख लेंगे और उसके अंदर से लाइट को फ्लो करेंगे तो लाइट पास करेगा कि नहीं करेगा, तो वही बात है। तो इस लाइट को हम इस कंपाउंड से पास कर रहे हैं, ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है हमारा। तो अगर मान लो ये सिंगल डायरेक्शन में लाइट फ्लो कर रहा है, अगर इस लाइट को इसके एक्सिस से मोड़ दिया, इधर मोड़ दिया, चाहे इधर मोड़ दिया, तो वही तो ये कंपाउंड का बिहेवियर है और ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव कहलाएगा। लेजर लाइट को थोड़ा एग्जांपल लेके समझो। जैसे लेजर लाइट से ऑर्डिनरी लाइट क्या होता है, हर डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ऑर्डिनरी लाइट अगर रोटेट होगा या नहीं होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस कर रोटेशन मतलब समझो, ये लाइट है, इसको अगर हम रोटेट कर दें तो ये लाइन उठ के इस लाइन पे पहुंच जाएगा और ये लाइन उठ के यहां चला जाएगा, ये लाइन उठ के यहां आ जाएगा। तो क्या कोई पता हमको चल पाएगा कि लाइट रोटेट किया या नहीं किया। जैसे एक बॉल ले लो और बॉल को ना घुमा दो, मान लो येलो कलर का बॉल है, घुमा दो, तो क्या पता चल पाएगा कि वो बॉल घूम के कहां गया, ये पॉइंट यहां गया या यहां गया, नहीं पता चल पाएगा। लेकिन बॉल के ऊपर किसी चीज से निशान दे दो, किसी इंक से, अब उसको रोटेट करोगे ना तो पता चलेगा कि यस सर इंक यहां गया। इसलिए हम लोग ऑर्डिनरी लाइट यूज ना करके क्या यूज करते हैं, पीपीएल यानी कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट यूज करते हैं। ऑर्डिनरी लाइट में हर डायरेक्शन में लाइट निकल रहा है, तो उसको अगर रोटेट भी करेगा ना ये कंपाउंड, तो पता नहीं चल पाएगा कि रोटेशन हुआ कि नहीं हुआ, हमको पता नहीं चल पाएगा। इसलिए हम लोग ऑर्डिनरी लाइट को निकोल प्रिज्म से पास करके, निकोल प्रिज्म जिसको हम लोग पोलराइजर बोलते हैं, उसको सिंगल वेवलेंथ वाले लाइट में कन्वर्ट कर देते हैं, एक डायरेक्शन। अब ये डायरेक्शन वाला लाइट रोटेट होगा तो हमको पता चलेगा। और ये रोटेशन किस पे चेक किया जाता है, तो बोलेंगे एनालाइजर पे चेक किया जाता है। तो जो निकोल प्रिज्म रहता है उसको हम लोग पोलराइजर बोलते हैं, और इसका जो रोटेशन होता है उसको नोट कहां पे करते हैं, कहां पे हम देखते हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं लेबोरेटरी में, तो रोटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है कहां पता चलता है, तो आगे एनालाइजर रखा रहता है, इस पोलरिमीटर के आगे एनालाइजर रखा रहता है, और वो एनालाइजर के ऊपर रीडिंग नोट होता है कि कितना डिग्री से रोटेट, कहीं समझ आ रहा है। तो इसके आगे एनालाइजर रखा रहता है, जो कि हम नहीं बनाए यहां पर, लेकिन समझना इसके आगे एनालाइजर रहता है। एनालाइजर पे कितना डिग्री रोटेशन हुआ ये हमको पता चलता है। तो आज इस चीज को हम बहुत डिटेल में समझाने वाले हैं, एकदम दिल थाम के वीडियो को देखना है। इसके बाद वाले लेक्चर में आगे बढ़ेंगे जिसमें हम न्यूमेरिकल्स को डील करेंगे। कहानी क्लियर है। तो आज बहुत ज्यादा डीप में बताने वाले हैं, एकदम भरोसे के साथ इस लेक्चर को पूरा वॉच करना, देखना, ठीक है। तो समझो, पहले हम थोड़ा सा ना मतलब कॉमन सेंस जैसे तुम समझ पाओ वैसे समझाते हैं, फिर इसको लॉजिकली समझाएंगे क्या होता है। तो बोलेंगे मान लो लेजर लाइट है, सीधा जा रहा है, तो अगर ये कंपाउंड जिसके ऑप्टिकल एक्टिविटी हमको चेक करना है, उससे अगर इस लाइट को पास करेंगे ना, तो लाइट मान लो ना सीधा पास कर रहा था, रोटेट कर गया इधर या इधर, तो अगर रोटेशन हो जाएगा तो बोलेंगे ऑप्टिकली एक्टिव है। अगर रोटेशन ना हो के सीधा निकल गया तो क्या बोलेंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। फिर से रिपीट कर रहे हैं चीज को, देखो ध्यान से, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, देखो क्या बोलेंगे। मान लो लेजर लाइट है हमारे पास, सिंगल डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इसको पास करें किससे, तो बोलेंगे ये वो कंपाउंड रखा हुआ है, कोई भी कंपाउंड हो सकता है जो समझेंगे कैसा होता है, उससे अगर पास करेंगे तो हो सकता है कि ये लाइट ना सीधा निकल जाए ऐसे करके। अगर सीधा निकल गया तो ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा, बोलेंगे सर ये कंपाउंड हमारा OI हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। लेकिन अगर ये निकलने के बाद रोटेट कर जाए ऐसे करके, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। रोटेशन उधर हो सकता है या उल्टा हो सकता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव। इसका मतलब अगर रोटेशन हो जाता है, ये कंपाउंड इस लाइट को रोटेट कर देता है, तो समझना ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। अगर रोटेशन नहीं कर पाता है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो ये सब चीज हम लोग कहां चेक कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट करके लेबोरेटरी में चेक कर रहे हैं। कहानी क्लियर है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब बोलोगे सर अभी भी हमको समझ में नहीं आया कि ये लाइट को रोटेट कैसे किया, तो समझो इसको हम दूसरे ढंग से समझाने की कोशिश करते हैं। मान लो हम लोग 10th क्लास में पढ़े थे रिफ्रैक्शन वाला टॉपिक। क्या पढ़े थे, रिफ्रैक्शन वाला टॉपिक। रिफ्रैक्शन में क्या होता था कि मान लो एक पानी का सतह है, मान लो पानी रखा हुआ है किसी चीज में, कंटेनर में, ग्लास में, और इससे ना लाइट को पास करा रहे हैं। क्या कर रहे हैं बोलो, लाइट को पास करा रहे हैं इससे। मतलब ये समझो ये पानी का सतह है और इससे लाइट को पास कराए, तो लाइट पास करने के बाद बोलो क्या इसी डायरेक्शन में निकल जाता था, सीधे निकल जाता था, तो बोलते थे नहीं ये हमारा रेयरर मीडियम होता था, ये हमारा डेंसर मीडियम होता था। तो अगर रेयरर से डेंसर में जाता था तो लाइट बेंड कर जाता था, है ना, अपने डायरेक्शन से इधर। तो बोलोगे सर ये बेंड काहे हुआ, तो बोलेंगे सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग पढ़े थे, रेयरर से डेंसर मीडियम में लाइट जाएगा तो वो बेंड कर जाएगा, और डेंसर से रेयरर में जाएगा तो ये इधर मूव करेगा। ये प्रॉपर्टी था कि नहीं था, ये हम लोग 10th क्लास में रिफ्लेक्शन में पढ़े हैं कि नहीं पढ़े। तो वही चीज तो यहाँ अप्लाई करके हम लोग समझ सकते हैं ना कि अगर कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा तो वो लाइट को रोटेट करने का क्षमता रखता है।
और उसी के माध्यम से हम लोग समझते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हम लोग हर कुछ लाइट को लेकर के पढ़ते हैं। यही चीज हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में नहीं पढ़े थे। वहां हम लोग देखे थे कि स्पेस में ग्रुप्स का अरेंजमेंट कैसा है, अगर सेम टाइप का ग्रुप एक साइड में तो सिस, अलग साइड में तो ट्रांस। लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो कंपाउंड क्या लाइट को रोटेट कर सकता है, लाइट को रोटेट करेगा तो ऑप्टिकल एक्टिव होगा, नहीं करेगा तो इनएक्टिव होगा। ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव क्या होता है आगे जैसे जैसे जाओगे ना 100% गारंटी के साथ बोल रहे हैं, कहानी बहुत मजेदार लगे। और ये टॉपिक केमिस्ट्री का आइसोमेरिज्म का सबसे गजब का टॉपिक है, सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यहाँ पे हर एक चीज का फील आता है, लेकिन उसके लिए पहले हमको इस चीज को ध्यान से समझना पड़ेगा। तो जिस प्रकार हम लोग एयर से वाटर में हम लाइट को भेजे तो लाइट हमारा ना बेंड कर गया किसी एंगल पे, इसको क्यों हुआ था? तो यहाँ हम लोग रिफ्रैक्शन का टॉपिक पढ़े थे। क्या पढ़े थे? रिफ्रैक्शन का टॉपिक पढ़े थे। तो आज हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में पढ़ रहे हैं क्या कि कोई कंपाउंड है उसका ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करना है, तो उससे हम लाइट को पास कराएंगे। अगर लाइट बेंड कर गया, मूव कर मतलब रोटेट कर गया अपने एक्सिस से ऊपर या नीचे, राइट या लेफ्ट, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो समझ जाना ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। क्लियर है? और उसी को हम लोग उसी के थ्रू ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को समझेंगे। कहानी क्लियर है? तो चलो अब और डिटेल में समझते हैं क्या कहना चाह रहे हैं, आगे क्या हमारा मेन कॉन्सेप्ट है आज का, उस चीज को समझने का कोशिश करो। तो ध्यान से समझो, अभी हम लोग ना एक ऑर्डिनरी लाइट बनाए। क्या बनाया? देखो ध्यान से, ऑर्डिनरी लाइट। तो ऑर्डिनरी लाइट बना तो दिए, बुक में ऐसे ही बनाता है, लेकिन हम कुछ डिफरेंट ढंग से तुमको आज समझाने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली में ये लाइट है क्या, ऑर्डिनरी लाइट बोलते किसको है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट बोलते किसको, उस ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। तो इसका मतलब क्या है, ये जो हम बना है तारा जैसा, ये तारा है क्या? तो बोलेंगे देखो एक यहाँ पे ना डॉट है, एक यहाँ पॉइंट है। ये डॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि लाइट हमारे तरफ आ रहा है और हर डायरेक्शन में फैल रहा है। तो इसका मूवमेंट किधर है, इस क्या ये इधर की तरफ मूव करेगा इसी बोर्ड के ऊपर? तो बोलेंगे नहीं, ये ना हमारे तरफ मूव करेगा। अगर तुम देख रहे हो तो मतलब ये बोर्ड से बाहर की तरफ निकल रहा है ये लाइट। किस, इसका रास्ता क्या है, मतलब ये मतलब कौन से रास्ते की तरफ फ्लो की तरफ मूव कर रहा है? तो ये जो पॉइंट देख रहे हो ना, यही इसका डायरेक्शन है मूव करने का। तो फिर ये सब क्या है? तो बोलेंगे सर ये वेव है जो कि वाइब्रेट कर रहा है। तो इस चीज को डिटेल में समझना होगा ताकि हम इस चैप्टर का फील ले पाए, है ना। तो ध्यान समझो, ये हमारा क्या है, ऑर्डिनरी लाइट है। ऑर्डिनरी लाइट किससे बना होता है कोई भी लाइट? तो बोलेंगे सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से बना होता है। यानी कि कह सकते हैं लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट है क्या? वेव है हमारा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है हमारा। लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ध्यान से सुनना, लाइट हमारा क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? तो वेव तो सब जानते हैं ना, ऐसे ऐसे करके होता है। ये हमारा वेव है, ये हमारा सेंटर लाइन है, तो ऊपर और नीचे वाइब्रेट कर रहा है ये वेव हमारा। ऊपर की तरफ भी वाइब्रेट कर रहा है और नीचे की तरफ भी वाइब्रेट कर रहा है, ऊपर की तरफ भी वाइब्रेट कर रहा है और नीचे की तरफ भी वाइब्रेट कर रहा है। तो इसी को वेव बोला जाता है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे, फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दो फील्ड से मिलकर बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, है ना। दो फील्ड से मिलकर बनता है। ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड का वेव इसके जस्ट 90 डिग्री इस प्लेन के परपेंडिकुलर, जैसे ये बोर्ड है ना तो इसका परपेंडिकुलर प्लेन क्या होगा, यही होगा ना। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेन में चल रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन में, और दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। तो दोनों फील्ड से मिलकर हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनता है। क्या बनता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना। तो हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को आज हम लोग समझने जा रहे हैं ताकि हम इस ऑर्डिनरी लाइट को समझे और रोटेशन क्या होता है उसको समझे। कहानी क्लियर है? तो बोलेंगे वेव कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है। अब ध्यान से सुनो, इस वेव को जब तुम सामने से देख रहे हो ना तो तुमको ऐसा दिख रहा है कि सर इस लाइन से कुछ ऊपर भी जा रहा है नीचे भी जा रहा है। तो ये है क्या, ये जो एरो बना रही है क्या, ये वेक्टर है। और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, अबव द प्लेन डाउन द प्लेन। कहानी क्लियर हो रहा है? ये जो लाइन है इसका एक्सिस है, इसके ऊपर और नीचे, और ये वाइब्रेट करता है। ध्यान समझो, चल किधर रहा है तो बोलेंगे इसका मूवमेंट का डायरेक्शन किधर है, इधर है। क्या नीचे चल रहा है, ऊपर चल रहा है? बोलेंगे नहीं, वेव हमेशा इधर चल रहा है और अपने एक्सिस के परपेंडिकुलर वाइब्रेट कर रहा है। ध्यान से समझना,
हम बना रहे हैं वेव जो कि कैसे चल रहा है, तुम्हारे तरफ चल रहा है, और मूव कैसे कर रहा है, वाइब्रेट कैसे कर रहा है, ऐसे करके। बात समझ में आया? तो उसी चीज को हम बना रहे हैं। जब तुम सामने से देख रहे हो तो ये तुमको कैसा दिख रहा है, एक सांप जैसा, ऐसे ऐसे। लेकिन एक्चुअली में जब इसको तुम इस साइड से देखोगे, मतलब ध्यान से समझो, एक्चुअली अगर हम इस साइड से देखेंगे तो कैसा दिखेगा, बोलेंगे एक लाइन दिखेगा बच्चा। क्या दिखेगा? एक लाइन दिखेगा। एज्यूम करो तुम्हारे पास एक पेज है। क्या है बोलो? एक पेज है तुम्हारे पास। जैसे अभी तो मेरे पास फिलहाल नहीं है, तो बोलेंगे देखो मान लो तुम्हारे पास एक पेज है। पेज को जब सामने से देखते हो कैसा दिखता है, रेक्टेंगल दिखता है। लेकिन उसी पेज को जब तुम ऐसे देखोगे इस साइड से तो क्या दिखेगा, लाइन दिखेगा कि नहीं दिखेगा? बोलो बच्चा। जैसे फॉर एग्जांपल एक पेज है तुम्हारे पास, पेज को सामने से देखो या कॉपी को देखो तो क्या दिखेगा, रेक्टेंगल। लेकिन उसी कॉपी को ऐसे पलट दो, फिर देखो उस साइड से तो कैसा दिखेगा, एक लाइन दिखेगा। एक पेज कैसा दिखेगा, लाइन दिखेगा। बात समझ आ रहा है ना? तो ये वेव जब फ्रंट से देख रहे हो तो ऐसा दिख रहा है, लेकिन जब उस साइड से इस वेव को देखोगे ना तो एक लाइन दिखेगा तुमको, और कुछ नहीं दिखेगा। बात समझ आ रहा है? जैसे ये बोर्ड है, कैसा दिख रहा है, एकदम रेक्टेंगल। लेकिन इस बोर्ड को हम ऐसे कर दे तुम्हारे सामने तो क्या दिखेगा, एक लाइन दिखेगा। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो उसी प्रकार ये क्या है, एक प्रकार का लाइन है। ठीक, अब उसी चीज को समझते हैं। यहाँ पर हम इसी चीज को बनाने का कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे हम कुछ 3D फिगर बना रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को समझ जाओगे तो ऑर्डिनरी लाइट का और अच्छा जबरदस्त कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ये हमारा क्या है तो बोलेंगे सर वाई एक्सिस है। ये हमारा क्या है तो बोलेंगे सर जेड एक्सिस है। और ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस है। समझ में आ रही है बात? ये क्या है हमारा, एक्स एक्सिस है। देखो ये जो वेव है ना हम ऐसे बना रहे हैं, बोलेंगे सर ये एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है। ध्यान से सुनना कहानी। और इसका ये क्या है तो बोलेंगे सर ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब द एक्सिस, और तो बोलेंगे ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, चल किधर रहा है तो बोलेंगे सर ये इस रास्ते में बढ़ रहा है। तो यहां पे देखो हम एक वेव को बना है, एक वेव। इसका अगला वेव देखो कैसा होगा। इसको ब्लू पेन से बनाते हैं, देखना ध्यान समझना। अगला वेव कैसा होगा तो बोलेंगे देखो ध्यान से, वो अगला वेव ना इस प्लेन से कोई डिफरेंट दूसरा प्लेन में होगा। वो कैसा होगा तो ऐसा, समझना, ये आगे मूव कर रहा है। इसका वेक्टर कैसा होगा, ऐसा ऐसा, इधर इधर, इस साइड में ऐसा। थोड़ा सा फील करना चीज को, बहुत डिटेल में बताने का कोशिश कर रहे हैं। क्लास में उतनी डिटेल में नहीं बताए थे क्योंकि वहां समय लिमिटेड होता है। अभी समय लिमिटेड नहीं है, हम पढ़ सकते हैं इस चीज को। तो देखो गौर से जरा समझो कि क्या हम बनाए यहां पर। तो हम बोलेंगे सर ये जो ऑर्डिनरी लाइट है ना इसको हम किधर से देख रहे हैं तो बोलेंगे सर सामने से देख रहे हैं, मतलब इस साइड से देख रहे हैं, इधर से नहीं देख रहे हैं। अगर इधर से देखोगे ना तो ये चीज ऐसा ही दिखेगा। इसमें कितना वेव है देखो ध्यान से, ये एक वेव, ध्यान से समझो, ये दूसरा वेव, ये तीसरा वेव और ये चौथा वेव। आप समझना, धीरे धीरे समझ में आएगा। इसमें 4 वेव हम लिए हैं और यहाँ पे हम कितना वेव बनाए, 2 वेव बनाए, एक ब्लैक वाला एक ब्लू वाला। और एक अलग कलर रहता, मेरे पास रेड रहता तो और भी बना सकते, तो वो किसी तीसरे प्लेन में होता है। लेकिन ज्यादा बनाने से ये थोड़ा सा घिचपिच हो जाएगा और हमको समझ में नहीं आएगा। तो अब समझना, अब अगर इसी चीज को तुम इधर से ना देख के सामने से देखो तो कैसा दिखेगा, बोलेंगे सर एक लाइन, ये काला वाला जो है ना वो अगर ऐसा दिखेगा तो ब्लू वाला लाइन कैसा दिखेगा, तो ब्लू वाला लाइन सर ऐसा हो सकता है दिखे। तो देखा समझो, ये वाला लाइन ये जो दिख रहा है ये एक्चुअली में कैसा है, ये एक लाइन नहीं है सर, ये एक प्लेन है। उस प्लेन में वेव ऐसे ऐसे करके वाइब्रेट कर रहा है और तुम्हारी तरफ चल रहा है। लाइट एक्चुअली में वेव होता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो कि सन से या कहीं से निकल के हम तक ट्रेवल कर रहा है। वो एक वेव की तरफ हम चल रहा है। जैसे साउंड क्या है तो साउंड वेव है। हम बोल रहे हैं, तुम तक आवाज जा रही है, कैसे जा रही है, हम जो बोल रहे हैं, हम जो बोले, ये आगे जो एयर के मॉलिक्यूल है उस पे फोर्स लगाया, वो वाइब्रेट किया, वो मॉलिक्यूल दूसरे पे धक्का मारा, वो तीसरे पे धक्का मारा और ये यहां से वाइब्रेट किया। जैसे पॉन्ड में हम लोग पत्थर फेंकते हैं तो वहां पे क्या होता है, एक वेव निकलता है। वेव कैसा निकलता है तो वो वेव हमको सर्कुलर वेव दिखता है ना, तो वो एक प्रकार का वेव है। उसी प्रकार साउंड भी एक प्रकार का वेव है और लाइट भी एक प्रकार का वेव है। और वेव चलता कैसे, सांप के जैसे, ऐसे ऐसे। जब इधर से देखोगे तो ऐसा दिखेगा, लेकिन सामने से जब देखोगे, जैसे पेज को तुम ऐसे ना देख के ऐसे देखो तो क्या दिखता है, एक लाइन दिखता है। तो सामने से देखेंगे ऐसा दिखेगा। तो इसमें कितना वेव हुआ, इसका मतलब ये क्या लाइन नहीं है, वेव है। कितना वेव है, सिंगल वेव है। इस तरह का यहाँ कितना वेव है, 4 वेव है। 1 2 3 और 4, 4 वेव है। 4 वेव को यहाँ बनाना संभव नहीं तो, लेकिन 2 वेव को बना के हम पिक्चर को समझ सकते हैं अच्छे से। तो एक ब्लैक वाला हो गया, एक ब्लू वाला हो गया, और एक मान लो और एक वेव बनाएंगे तो हो सकता है वो तीसरे प्लेन में हो। वो भी चलेगा कैसे, ऐसे ऐसे करके चलेगा। और इसका डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट किधर है, एक्स एक्सिस की तरफ इसका मूवमेंट है। बात आ रही है समझ में। अब इसी चीज को जरा फील करो इस पे,
कि अगर हम ब्लैक वाले वेव का देखो ये डिस्टेंस देखो यहां से यहां तक इसको ये बना दिए, ब्लू वाले का डिस्टेंस देखो इतना, इसको ऐसे बना दिए, उसी प्रकार तीसरा वेव और चौथा वेव है। अब समझ में आ रही है बात क्या हो रहा है? देखो ध्यान से, ये जो ब्लैक वाला वर्टिकल वेव है ना, ये कैसे चल रहा है, ऐसे 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 करके तुम्हारे तरफ आ रहा है, ठीक। ये वाला क्या है तो बोलेंगे सर ये ऐसे 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 करके हॉरिजॉन्टल प्लेन में तुम्हारे तरफ आ रहा है। ये वाला क्या है तो बोलेंगे सर इस प्लेन में तुम्हारे तरफ ये मूव करता आ रहा है। इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और यही हमारा लाइट है। बात समझ आ रहा है? तो इसी चीज को हम यहां रिप्रेजेंट कर दिए। तो अब जरा दिमाग लगाना थोड़ा सा, बोलेंगे ये कैसा वेव है तो बोलेंगे सर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और इससे जो लाइट निकल रही है कैसा लाइट है, ऑर्डिनरी लाइट, क्योंकि इसमें हर वेवलेंथ का लाइट है। देखो ये हमारा वेवलेंथ किसको बोलते हैं, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होता है उसी को वेवलेंथ लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये ब्लैक वाला जो वेव चल रहा है उसका वेवलेंथ कुछ और होगा, तो ब्लू वाले का वेवलेंथ कुछ और होगा। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसमें अलग अलग मल्टीपल वेवलेंथ वाला वेव्स छुपा हुआ है। हम 2 बना है लेकिन और भी हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। तो ढेर सारा वेव हमारा मूव कर रहा है। तो ये कैसा लाइट हो गया तो बोलेंगे ये जो लाइट है हमारा सर ऑर्डिनरी लाइट है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब ना इसको हम पास कर रहे हैं, देखो ध्यान से, ये जो वेव है जो कि हम लोग कल अभी थोड़ी देर पहले ऐसे बनाए थे, अभी जो पोलैरिमीटर से पास किए थे या पोलराइजर से पास किए थे इस टाइप का, हम बोले थे इसको निकोल प्रिज्म पास कर दो। अब उस चीज को हम यहां पे देखने जा रहे हैं कि 3D व्यू में। अब इस लाइट को जैसे हम निकोल प्रिज्म से पास करेंगे तो देखो ये निकोल प्रिज्म क्या करेगा, बोलेंगे इसमें किस तरह का वेव है, बोलेंगे सर ढेर प्रकार का, ब्लू वाला भी है ब्लैक वाला भी है। तो ये निकोल प्रिज्म करेगा क्या, देखो ध्यान से, थोड़ा सा हम इसको मिटाते हैं ताकि पिक्चर और अच्छे से समझ में आए। तो जैसे इस वाले लाइट को हम निकोल प्रिज्म से पास कर देंगे, ध्यान से सुनना, इस वाले लाइट को हम क्या करेंगे, निकोल प्रिज्म से पास कर देंगे, ठीक है। तो पास करने के बाद ये इसका प्रॉपर्टी क्या है, इसका प्रॉपर्टी ये है कि इसमें अगर ढेर सारा प्रकार का वेवलेंथ वाला लाइट है तो सभी को छांट करके किसी एक वेवलेंथ वाले लाइट में कन्वर्ट कर देगा। सभी वेवलेंथ वाले लाइट का छटैया करके किसी एक वेवलेंथ वाले लाइट में को पास करने देगा। बात समझ में आ रहा है? फॉर एग्जांपल समझो, इसको हम आज बहुत डिटेल में समझाएंगे, चाहे लेक्चर कितना भी लंबा क्यों ना हो जाए। हम बोलेंगे देखो ध्यान से, मान लो यहां पे तुम्हारे पास ना एक प्लेट रखा हुआ, उसमें ना एक ऐसा करके लंबा सा होल किया हुआ है ना, मतलब लंबा सा छेद किया हुआ है। जब इससे लाइट पास तुम करोगे, लाइट हर दिशा वाला है, इससे जैसे निकलेगा तो ये कैसा लाइट निकलेगा, बोलेंगे ये सॉलिड है, बीच में एक छेद है, तो कैसा निकलेगा, फाइनली तुमको शैडो कैसा दिखेगा, ऐसा ही दिखेगा ना। बात समझ में आया? जबकि लाइट तो हर तरफ निकल रहा था, फाइनली इससे देखो फील करना, यहाँ पे 3D हम बना नहीं पा रहे हैं, तो बोलेंगे मान लो लाइट था, लाइट को जब हम 3D वाले मतलब लाइट को हम क्या किए, एक ऐसा कार्डबोर्ड से पास किए, और कार्डबोर्ड को क्या किए, बीच से पतला जैसा छेद कर दिए, है ना, पतला लंबा जैसा छेद कर दिए। अब ये लाइट जब इससे निकलेगा ना तो एक शैडो दिखेगा जो कि इसी आकार का होगा। तो निकोल प्रिज्म का काम यही है कि इसमें जो मल्टीपल वेवलेंथ वाला वेव है उन सभी को छांट करके किसी एक डायरेक्शन वाले वेवलेंथ में कन्वर्ट कर देगा। तो देखो ध्यान से, इससे जो हमारा वेव निकलेगा फाइनली कैसा निकलेगा, देखो ध्यान से, निकोल प्रिज्म से पास करने के बाद ये वेव कैसा निकलेगा, तो उसको हम यहां बना रहे हैं, ठीक है। इसको मिटाएं कुछ समय के लिए, हमको ये समझना है कि आफ्टर पासिंग दिस वेव थ्रू निकोल प्रिज्म, देखो क्या होगा कहानी। ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा कैसा है, जेड एक्सिस है, और ये हमारा क्या है बोलो बच्चा, एक्स एक्सिस है। तो निकोल प्रिज्म क्या करेगा, ये हर वेवलेंथ वाले लाइट को नहीं पास करने देगा, किसी एक खास वेवलेंथ वाले लाइट को पास करने देगा। तो कैसा पास करेगा, तो बोलेंगे सर ऐसा वाला, मान लो ब्लैक वाले को पास करने दिया, ब्लू वाले को नहीं पास करने दिया, तो ब्लैक वाला इस तरह से वाइब्रेट का, देखो ये हम क्या बना रहे हैं, वाइब्रेशन बना रहे हैं। ये हमारा क्या बना रहे हैं, वाइब्रेशन बना रहे हैं, मतलब वेव हमेशा वाइब्रेट करता हुआ चलता है, जो 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 करके चल रहा है ऐसे करके, और चल किधर रहा है, एक्स एक्सिस के अलोंग चल रहा है। कहानी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब बच्चा देखो ध्यान से, जब इसको तुम उस दिशा से देखोगे ना, जैसे कॉपी को ऐसे ना देख के ऐसे देखो, जब उधर से देखोगे, देखो ध्यान से क्या किए हम, इसको निकोल प्रिज्म से पास किए, इस लाइट को इससे पास किए, तो इससे निकलने के बाद फाइनली हमारा कैसा प्रतीत होगा कि लाइट हमारा ऐसा है, क्योंकि हमको इधर से ना देखे किधर से देखना है, सामने से देखना है। तो ये हमारा कैसा लाइट दिखा, तो बोलेंगे ये हमारा हुआ पीपीएल। ये क्या हुआ हमारा, पीपीएल, मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट हुआ, जो कि अगर इधर से देखोगे तो पूरा कंप्लीट वेव के जैसा दिखेगा, लेकिन सामने से अगर उस साइड से देखोगे तो एक पतला लाइन दिखेगा। यही है हमारा पीपीएल। तो देखो पीपीएल को इतना डिटेल में हम क्लास में नहीं समझाए थे, लेकिन यहाँ पे ज्यादा डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और एक बार में समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन हाँ इंटरेस्ट जरूर डेवलप हो गया होगा कि एक्चुअली में क्या हो रहा है यहाँ पर, ठीक। तो ऑर्डिनरी लाइट इस तरह दिखता है, लेकिन होता एक्चुअली में ऐसा है। पास किए निकोल प्रिज्म से,
सब वेवलेंथ, ब्लू वाले वेवलेंथ को छांट दिया, नहीं पास करने दिया, सिर्फ एक वेवलेंथ वाले लाइट को पास करने दिया। ठीक है, ये जैसे निकले वो दिखेगा कैसा, इस टाइप का। अब इसको हम किससे पास करेंगे, पीपीएल को? बोलेंगे सर इसको हम पास करेंगे पोलैरिमीटर से, जिसमें हमारा वो कंपाउंड डाला हुआ है, जिसका हमको ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करना है कि वो ऑप्टिकल एक्टिव है या इनएक्टिव है। तो वो कंपाउंड अगर इस पीपीएल को रोटेट कर दिया, आप समझो ये ऐसा दिख रहा है, अगर इसको देखोगे तो इसको क्या करेगा ना, वो रोटेट कर देगा। ये लाइट है ना, इसको रोटेट कर देगा। कैसा कर देगा, देखो ध्यान से, ये लाइट ऐसा पास कर रहा था, जैसे ये पास करेगा किससे, पोलैरिमीटर से, मतलब वो कंपाउंड से, तो वो कंपाउंड क्या करेगा बोलो, इस लाइट को ना, देखो ध्यान से, सॉरी, उस लाइट को क्या करेगा बोलो, रोटेट करेगा। तो जगह कम होने की वजह से थोड़ा सा समझने का कोशिश करना कि हो क्या रहा है यहाँ पर। तो बोलेंगे ये वेवलेंथ वाला लाइट है, पास किया, जैसे हम पास करेंगे उस कंपाउंड से, तो वो कंपाउंड क्या करेगा, इसको रोटेट करवा देगा। क्या करा देगा बोलो, रोटेट करवा देगा। कैसा, तो बोलेंगे ये इस प्लेन वाला है, तो इसको चलो यहीं बना देते हैं, वो ऐसा रोटेट कर देगा। अब यहाँ से तो कंफ्यूजन नहीं हो रहा है, बोलेंगे ये वाला लाइट अब रोटेट कर गया किस प्लेन पे, इस वाले प्लेन पे। समझ में आ रहा है, पहले ये वर्टिकल था तो अब थोड़ा सा एंगल पे ट्विस्ट हो गया है, एंगल पे रोटेट हो गया है। अब ये वेव का प्लेन है, इस प्लेन को ही रोटेट कर दिया। देखो इधर से तो हमको लाइन दिखता था ना, इधर से दिखने पे तो लाइन दिखता था कि लाइन रोटेट हो गया, लेकिन एक्चुअली में क्या होगा, ये पूरा प्लेन जो ऐसे था निकोल प्रिज्म से पास करने के बाद पीपीएल, उस प्लेन को ही रोटेट कर दिया। तो ये प्लेन ब्लैक वाला ऐसे वर्टिकल था, तो उसको रोटेट कर दिया ऐसे करके। अब ये तुम्हारा डिसाइड हो गया कि ये कंपाउंड हमारा ऑप्टिकली एक्टिव था क्या, कि ये लाइट रोटेट हो गया। कहीं समझ में आया? तो चलो बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश की है, आई होप समझ में आया हो। तो इसको हम मिटा रहे हैं, इसको नोट कर लेना है कि ऐसा ऐसा कहानी था, ये रोटेट हुआ लाइट या नहीं हुआ, वही हमको डिसाइड करना है इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू। चलो कहानी क्लियर? अगर रोटेट हो गया तो कंपाउंड हमारा ऑप्टिकली एक्टिव होगा, अगर रोटेट नहीं हो पाया तो क्या बोलेंगे बोलो बच्चा, कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है हमारा कंपाउंड से। ठीक, चलो अब ध्यान से सुनो, हम बोलेंगे मान लो कोई कंपाउंड दिया हुआ है, कौन सा कंपाउंड, अब समझते हैं। हम अपने मेन टॉपिक के ऊपर आ रहे हैं, मेन टॉपिक में क्या कहना है नहीं कहना है समझते हैं। अभी तक तो हम लोग एक कहानी समझ रहे थे, अब हम लोग आते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। देखो मेन टॉपिक ये है कि हमको एक कंपाउंड दिया हुआ है, यहाँ पर ब्रोमीन लगा हुआ है, यहाँ पे फ्लोरीन लगा हुआ है, यहाँ आयोडीन लगा हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन। क्या एक कंपाउंड है कि नहीं है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारा। क्या ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा या इनएक्टिव? बोलोगे सर ये आइसोमरिज्म में ऑप्टिकली एक्टिव सब कौन सा शब्द है? तो बोलेंगे बाबू ध्यान से समझो कि ये कम से कम एक लेक्चर का कहानी नहीं है जो कि हम समाप्त कर देंगे, 2 से 3 लेक्चर लगेगा जो पूरा ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर है? तो डिपेंड आपके ऊपर है, देखना है या नहीं देखना है। देखोगे तो समझ में आएगा, नहीं देखोगे तो नहीं आएगा समझ में। ठीक, तो बोलेंगे मान लो एक कंपाउंड दिया हुआ है, ये कंपाउंड हमारा ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव, इसी को चेक करना है। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपाउंड हमको दे देगा और बोलेगा बोलो ये सिस है या ट्रांस है, तो बता देंगे ना सेम टाइप का ग्रुप, सेम साइड में है तो सिस है। तो यहाँ पे हमको चेक करने का आवश्यकता नहीं होता है कि लाइट से पास करो क्या करो, लेकिन ये जो कंपाउंड है ना जो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हमको चेक करना पड़ता है किसी और विधि से, लाइट के विधि से, लाइट को पास करा के देखना पड़ता है लाइट रोटेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। यहाँ पे कोई लाइट का फंडा नहीं था, इसलिए तो इसको हम लोग ऑप्टिकल आइसोमरिज्म ना बोल के क्या बोले, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। मतलब स्पेस में 3D में दोनों ग्रुप एक साइड है या डिफरेंट साइड है, तो उसका फंडा कुछ और था, यहाँ का फंडा कुछ और है। तो चलो अब हम लोग कहानी को कंक्लूड करते हैं धीरे धीरे आगे। तो बोलेंगे एक कंपाउंड हमको यहाँ पे दिया हुआ है, हमसे पूछा जा रहा है ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है। तो बोलेंगे देखो 2 रास्ता है मेरे पास, क्या करो, इस लाइट, ये जो कंपाउंड है, ये जो कंपाउंड दिया हुआ है, इस कंपाउंड का एक घोल तैयार कर लो, लिक्विड स्टेट में तैयार कर लो, या हो सकता है ये पहले से लिक्विड हो। इसको कहाँ डाल दो, इस इक्विपमेंट में डाल दो जिसका नाम क्या था, पोलैरिमीटर था। इससे क्या पास कराओ, तो बोलेंगे सर पीपीएल को पास कराओ। ध्यान समझो, यहाँ ऑर्डिनरी लाइट था, निकोल प्रिज्म से पास कराने के बाद इसको हम किस में कन्वर्ट कर दिए, पीपीएल, जो कि अभी हम बहुत अच्छे से समझे थे क्या क्या होता है वहां पे। इस पीपीएल को किससे पास कराओ, ये देखो यही कंपाउंड का यहाँ पे हम सॉल्यूशन तैयार किए हैं, है ना। बोलोगे सर कैसे, तो हर कंपाउंड होता है कि नहीं लिक्विड स्टेट में, सॉलिड स्टेट में होता है कि नहीं होता है कंपाउंड, तो हम ऐसा मान लिए कि ये इसका हम लिक्विड स्टेट लिए हैं। ठीक है, इस लिक्विड स्टेट वाले कंपाउंड से इस लाइट को पास कर रहे हैं। अगर ये लाइट रोटेट हो गया तो कहेंगे सर ये ऑप्टिकली एक्टिव है, अगर नहीं हो पाया जैसा लाइट था। अब देखो ध्यान से एक बात को फील करना बच्चा, ये लाइट ना अभी तुमको समझ में आ रहा हो, एक्चुअली में ये एक प्लेन है, ध्यान समझो, ये एक प्लेन है ऐसे करके मूव कर रहा है, और ये किधर मूव कर रहा है, इस साइड मूव कर रहा है जो किससे पास कर रहा है। तो एक्चुअली में क्या है कि वेव है जो कि तुम्हारी तरफ आ रहा है,
और उसी के रास्ते में हम क्या रख दिए हैं, ये पोलारीमीटर रख दिए हैं। समझो ये जो वेव है क्या हो रहा है, तुम्हारे तरफ चल के आ रहा है, सिंगल वेवलेंथ वाला, इसलिए सिंगल डायरेक्शन से आ रहा है। हर डायरेक्शन वाला वेव को हम छांट दिए निकोल प्रिंसिपल से पास करके, तो ये लाइट तुम्हारी तरफ आ रहा है। रास्ते में हम ये इक्विपमेंट रख दिए जिसमें हमारा ये कंपाउंड जो है ना यही रखा हुआ है, ये कंपाउंड का सॉल्यूशन रखा हुआ है। अब जैसे इस सॉल्यूशन से ये लाइट पास करेगा तो हो सकता है, देखो ध्यान से, पहले ना तुम्हारे तरफ लाइट ऐसे आ रहा था, इसका मतलब ये ऐसे आ रहा था। कंपाउंड से पास करने के बाद अगर सीधा निकल गया तो बोलना ऑप्टिकली इनएक्टिव। लेकिन हाँ, पहले सीधा आ रहा था, कंपाउंड से पास करने के बाद बेंड हो गया, रोटेट हो गया, तो समझना ऑप्टिकली एक्टिव। चाहे तो इधर रोटेट हो जाए या मेरे हाथ को देखते रहना इधर रोटेट हो जाए। बात समझ में आ रहा है? शुरुआत में लाइट कैसे आ रहा है, ऐसे, देखो ध्यान से, ये लाइट कैसे आ रहा है, चलेगा कैसे, ये इधर नहीं चल रहा है, बात को समझो। क्योंकि हमको बोर्ड पे बनाना है, हम 3D में थोड़ी ना बना सकते हैं, तो इसलिए हम इसको ऐसे लिखा है। लेकिन एक्चुअली में ये है क्या, वेव है, ऐसे ऐसे करके, जिसमें तुम पढ़ोगे ना वेव का क्रेस्ट होता है, ट्रफ होता है ना। तो बोलेंगे ये ऐसे ऐसे करके तुम्हारी तरफ आ रहा है, ऐसे ऐसे करके क्या आ रहा है, बोलो बाबू, तुम्हारी तरफ आ रहा है। रास्ते में रख दिया ये पोलारीमीटर जिसमें सॉल्यूशन है इस कंपाउंड का, उससे लाइट हमारा पास किया। बोलोगे सर कैसे पास किया, तो जैसे पानी का बोतल है उसमें हम लाइट को पास कराते हैं तो करता है कि नहीं करता, उसी प्रकार इस इक्विपमेंट से हमारा लाइट पास किया। अगर लाइट ऐसे आ रहा था इस प्लेन में चल के, ऐसे, वो ऐसे ही पास कर गया तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। रोटेट कर गया इधर या इधर तो ऑप्टिकली एक्टिव। वही बात को चेक करना है। तो हम क्या बोले, इस कंपाउंड को चेक करने का ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव, मेरे पास दो रास्ता, चाहे तो एक्सपेरिमेंट करें, तो क्या एग्जाम में हम एक्सपेरिमेंट करके बताएंगे कि ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं? नहीं, वहां पे तुमको कॉपी पेन पे बताना पड़ेगा। जैसे सिस ट्रांस पढ़ते थे उसी प्रकार इसका भी कोई तरीका होगा समझने का। तो ध्यान से समझो, एग्जाम में हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते कि सर ये रोटेट करा या नहीं करा, कितनी डिग्री से रोटेट किया, कितना डिग्री से रोटेट किया नहीं किया, ये हम नहीं बताए, एग्जाम में ऐसे नहीं करेंगे। तो ये मेथड तो था समझने वाला मेथड। अब एग्जाम में करेंगे कैसे, तो उसका हम फंडा समझने जा रहे हैं। तो ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा या नहीं होगा समझते हैं। बोलेंगे कुछ नहीं करना है, जिस भी कंपाउंड का ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करना है कि ऑप्टिकली एक्टिव है इनएक्टिव, उस कंपाउंड को देखो कितना बॉन्ड बना रहा है, 4 सिंगल बॉन्ड, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो बोलेंगे सर sp3 होगा। इसमें कितना बॉन्ड है, बोलेंगे सर 4 सिंगल बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है, 4 सिंगल बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड बनाता है पाई बॉन्ड तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा। समझो जैसे कार्बन चारों का 4 सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। कार्बन अगर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ऐसे बना रहा है तो चूंकि इसमें पाई बॉन्ड हो गया तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। और कार्बन अगर एक साइड ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, एक साइड सिंगल बॉन्ड, तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp, जो कि हम लोग जानते हैं, उस चीज को यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, हम बस हल्का सा बता दिए। तो सबसे पहला फंडा क्या है हमारा, कि कोई भी कंपाउंड को ऑप्टिकली एक्टिविटी चेक करना कॉपी पेन पे, ना कि एक्सपेरिमेंट के द्वारा। एक्सपेरिमेंट करने जाएंगे तब तो हर सब कंपाउंड को लेकर लेबोरेटरी में जाना पड़ेगा, वो तो हम कर नहीं सकते एग्जाम हॉल में। तो अगर एग्जाम हॉल में बैठे बैठे हमको ये बताना है कि ये कंपाउंड हमारा ऑप्टिकल एक्टिव है या नहीं है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले ये चेक करेंगे इस कंपाउंड में जो एटम है, सेंट्रल एटम, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो हमको मालूम है sp3, यही होना चाहिए। sp2 वाला कंपाउंड का हम लोग चेक नहीं कर पाते हैं ना, नहीं करते हैं, ठीक। तो बोलेंगे sp3 हो गया। अब चेक करो कि इसका चारों का चारों वैलेंसी या बॉन्ड अलग अलग ग्रुप या एटम से जुड़ा है या एक ही टाइप का। तो अगर चारों का चारों बॉन्ड अलग अलग ग्रुप से जुड़ा है तो ऐसे हम लोग कार्बन को बोलेंगे कायरल कार्बन। क्या बोलेंगे, बोलो, कायरल कार्बन। या अगर कार्बन के बगल में कोई दूसरा एटम होता है जो कि 4 बॉन्ड बना रहा है या उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो उसको बोलते हैं कायरल एटम बोलते हैं, यहाँ कायरल कार्बन बोल रहे हैं, या कायरल सेंटर भी बोलेंगे, है ना, कायरल सेंटर भी बोल सकते हैं। तो इसके पास कितना कायरल सेंटर है, बोलो बच्चा, तो एक कायरल सेंटर है। कायरल सेंटर किसको बोलेंगे, वैसा एटम, वैसा सेंटर जिसका चारों बॉन्ड अलग अलग ग्रुप या मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ है, उसको बोलेंगे कायरल सेंटर। तो अगर ये कायरल कंपाउंड हुआ ना तो बोलेंगे, ध्यान से समझो, अगर ये कायरल कंपाउंड हुआ, कैसे चेक करेंगे, बस चेक कर लो चारों बॉन्ड अलग अलग है या नहीं। एक हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन और ये ब्रोमीन, तो इसका 3 बॉन्ड एक ही टाइप के एटम से जुड़ा है तो इसको कायरल नहीं बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे, अकायरल। क्या बोलेंगे, बोलो, अकायरल। सबसे पहला कंडीशन कि हमारा ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो गया नहीं, तो कायरल सेंटर चेक करना है। अगर कंपाउंड में एक कायरल सेंटर है, बार बार सुनना ध्यान से, अब इस बात पे फोकस करेंगे, अगर कंपाउंड के पास एक कायरल सेंटर है तो आंख बंद करके बोलेंगे ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा। बोलेंगे नहीं समझ में आया सर, रिपीट कीजिए। तो बोलेंगे अगर एक कायरल सेंटर होता है किसी भी कंपाउंड के पास तो बोलेंगे आंख बंद करके बोलना है कि वो कंपाउंड हमारा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। हमको ये एक्सपेरिमेंट करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट हर सवाल में हम नहीं कर सकते, ये लैबोरेटरी में करेंगे, ये समझने वाला चीज है, कॉन्सेप्ट वाला चीज है, इससे कॉन्सेप्ट इंप्रूव हो सकता है। सवाल कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं करना, कोई भी कंपाउंड दिया है उसको आगे हम डिस्कस करेंगे, कल के लेक्चर में हम लोग इसी चीज को पढ़ेंगे।
कायरल कंपाउंड बताओ, कायरल सेंटर बताओ। तो बोलेंगे अगर हमारा कोई एटम 4 बॉन्ड बना रहा है, हो सकता है यहां पे 4 बॉन्ड बनाए लेकिन उसमें ट्रिपल बॉन्ड है, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp हो जाएगा, sp वाला को नहीं, चारों का 4 सिंगल बॉन्ड बना रहा है यानी कि सिग्मा बॉन्ड वाला, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। और अगर उसका चारों बॉन्ड अलग अलग चीज से जुड़ा हुआ है, मतलब इसके पास 4 हाथ है, चारों हाथ में कुछ अलग अलग चीज पकड़ा हुआ है, एक में गिलास, एक में कटोरा, एक में थाली, एक में चम्मच, चारों चीज अलग अलग होना चाहिए, तो बोलेंगे वो कायरल कंपाउंड है, कायरल सेंटर है, कायरल एटम है। अगर वो कायरल कंपाउंड है, एक कायरल सेंटर है, ध्यान सुनना, 2 रहेगा तो फिर कहानी चेंज होगा। अगर एक कायरल सेंटर है तो 100% ये लाइट को रोटेट करेगा। आज के बाद बस यही समझना है कि अगर कोई कंपाउंड हमारा कायरल कंपाउंड है या कायरल सेंटर है, उसके पास एक है तो 2 में कहानी चेंज हो सकता है। पहले एक पे फोकस करते हैं फिर 2 को समझेंगे। अगर एक कायरल सेंटर है तो 100% लाइट रोटेट करेगा। बोलोगे सर क्यों करेगा? क्योंकि एक कायरल सेंटर वाला कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होता है, उसके पास प्रॉपर्टी होता है कि वो रोटेट करे लाइट को। जिस प्रकार रिफ्रैक्शन में हम पढ़े थे कि लाइट को अगर रेयरर मीडियम से डेंसर में भेजोगे तो लाइट बेंड हो जाएगा, उसी प्रकार ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का प्रॉपर्टी है कि लाइट रोटेट होगा। उसको अगर हमको कॉपी पेन पे बनाना है स्पीड में, जल्दी में, तो एक्सपेरिमेंट ना करके हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर वो कंपाउंड कायरल निकल गया, मतलब चारों वैलेंसी अलग अलग हो गया, तो बोलेंगे वो लाइट को रोटेट करेगा और वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो चलो इसी बात को अब हमको समझना है। एक बार चेक कर लेते हैं वीडियो को थोड़ा, लेंगे सही है सब कुछ। वीडियो का लेंथ अभी लगभग 55 मिनट है, तो इसको आगे थोड़ा हम खींचेंगे, है ना, क्योंकि अभी हम लोग मेन कुछ पढ़े नहीं है। तो चलो इसमें जो चीज़ नोट करना है कर लो, इसको हम मिटा रहे और समझते हैं। तो हमको एक बात समझ में आ गया कि सर अगर हमको चेक करना ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है तो हम कायरल सेंटर चेक कर लेंगे। कायरल सेंटर क्या है या कायरल एटम क्या है? तो बोलेंगे ऐसा एटम जो 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा होगा और चारों का 4 अलग अलग ग्रुप से जुड़ा हुआ होगा, तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग कायरल कंपाउंड बोलेंगे। ठीक, एक कायरल सेंटर अगर है तो 2 रहेगा, कहानी चेंज होगा। तो अगर एक कायरल सेंटर है या कायरल एटम है तो बोलेंगे वो लाइट को 100% रोटेट करेगा। क्यों? क्योंकि वो उस कंपाउंड का प्रॉपर्टी है। और ऐसे ही हम लोग चेक करते हैं ऑप्टिकल आइसोमरिज्म को। बात समझ में आ रहा है? तो एक्सपेरिमेंट करने का अब हमको नीड नहीं, आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट करके हर सवाल को बनाना संभव नहीं है। तो हम कैसे समझेंगे? चलो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो एक कंपाउंड फिर से लिख रहे हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे ब्रोमीन है, इधर हम मिथाइल लगा दिए और यहाँ क्या लगा दिए? फ्लोरीन लगा दिए। क्या चेक करो इसका चारों ये मिथाइल ग्रुप है, ये ब्रोमीन है, ये हाइड्रोजन है, फ्लोरीन, क्या इसका चारों बॉन्ड अलग अलग ग्रुप से जुड़ा हुआ है? बोलेंगे बिल्कुल। इसको स्टार मार्क करो और क्या लिखेंगे यहाँ पर? कायरल कार्बन। अगर कायरल कार्बन, कै को कायरल कार्बन है, 1 या 2? तो बोलेंगे 1, क्योंकि अगर इसको खोल के बनाए, क्योंकि ये भी हमारा 4 बॉन्ड बना रहा है, लेकिन इस एटम के पास 3 एटम एक जैसा हो गया, तो बोलेंगे हमको तो कहना है कि चारों का 4 एटम अलग अलग होना चाहिए, तो इसमें तो 3 एक जैसा हो गया, 1 अलग हुआ, तो बोलेंगे ये कायरल नहीं हो सकता। तो इस कंपाउंड में कितना कायरल सेंटर है? तो बोलेंगे सर 1 कायरल सेंटर है। और अगर 1 कायरल सेंटर है तो आंख बंद कर लो और लिखो ये कंपाउंड हमारा ऑप्टिकली एक्टिव है। और अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव है तो ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। और आगे इसी चीज को हमको समझना है ना, ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव नहीं है। और अगर इस कंपाउंड को हम लेबोरेटरी में लेके चले गए और उससे पीपीएल को पास किए तो 100% रोटेट होगा। 100% मतलब 100 क्या 1000% रोटेट होगा। समझ आ रहा है? तो बोलेंगे अब वहां तो हर बार जाएंगे नहीं हम एक्सपेरिमेंट करने, हम कैसे दिमाग लगाएंगे? हम बोलेंगे अगर कायरल सेंटर है, वो भी एक कायरल कार्बन है, 1 कायरल सेंटर है, ओनली 1, तो समझ जाना ये कंपाउंड हमारा ऑप्टिकली एक्टिव होगा, रोटेशन हमको मिलेगा। ठीक, चलो और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ कार्बन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे मिथाइल है और यहाँ पर फ्लोरीन है। ठीक, अब बोलेंगे क्या ये लाइट को रोटेट करेगा? ये कंपाउंड हमारा लाइट को रोटेट करेगा? क्या ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा? या क्या इसका ऑप्टिकल आइसोमरिज्म हम बनाएंगे, ऑप्टिकल आइसोमर्स बनाएंगे, जो कि आगे हम लोग को पढ़ना है। अभी तो हम लोग शुरुआत किए सिर्फ चीज को समझना। तो बोलेंगे सर कायरल सेंटर का मतलब होता है, कायरल एटम का मतलब होता है सर हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 होना चाहिए, और वो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 क्या होता है ये हम लोग एक लेक्चर में पढ़ चुके हैं, उसको देख सकते हैं ना। तो बोलेंगे ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो चेक करेंगे इस कार्बन एटम से चारों का 4 ग्रुप अलग अलग है या सेम है। तो बोलेंगे सर अगर कोई 2 ठो भी सेम हो गया तो अब ये कायरल नहीं होगा। इसको क्या लिखेंगे? अकायरल मॉलिक्यूल। क्या लिखेंगे? अकायरल मॉलिक्यूल या अकायरल कंपाउंड। अगर कायरल के बदले अकायरल हो गया तो ये कैसा कंपाउंड होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ये लाइट को रोटेट नहीं कर पाएगा बच्चा, लाइट को रोटेट नहीं कर पाएगा। बात समझ में आ रहा है? ये कंपाउंड लाइट को रोटेट नहीं कर पाएगा।
कौन करेगा? जिसका चारों का चारों वैलेंसी अलग अलग होता है। कहानी क्लियर है? तो हमको क्या समझ में आ रहा है कि अगर एक कायरल सेंटर रहेगा तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा कंपाउंड और लाइट रोटेट हो जाएगा। कहानी क्लियर है? तो चलो इसको नोट कर लो। नीचे वाला कंपाउंड क्या? ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऊपर वाला कंपाउंड ये है ऑप्टिकली एक्टिव। देखो यहाँ पे कंफ्यूजन मत होना, ये ऊपर वाला कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, नीचे वाला ये वाला कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्लियर है कहानी? चलो अब ध्यान से समझते हैं थोड़ा सा कहानी को, है ना। चलो नीचे वाला मिटा रहे हैं, ध्यान समझो। हम यहाँ पे दोनों चीज को साथ में लेके चलेंगे, एक्सपेरिमेंट भी और अपना कायरल सेंटर वाला कहानी भी। तो चलो ये क्या है? हमारे पास पीपीएल है। अब पीपीएल को हम हमेशा उस तरह से नहीं बनाएंगे वेव के जैसा। हम समझ गए हैं कि ये हमारा एक लाइट है, किधर आ रहा है? तो बोलेंगे सर इस प्लेन में मूव कर रहा है। देखो ध्यान से, ये जो बोर्ड वाला ऐसा प्लेन है ना, तो बोर्ड के प्लेन ये प्लेन होगा कि नहीं होगा? ध्यान से, बोर्ड के परपेंडिकुलर इस प्लेन में हमारा लाइट मूव कर रहा है। कैसे मूव कर रहा है? ऐसे करके मूव कर रहा है। और इसी के रास्ते में हम यहाँ पे कंपाउंड रख दिए हैं, ये इसका सॉल्यूशन रख दिए। उससे पास करने के बाद लाइट क्या होगा? 100% रोटेशन होगा। आइदर इधर भी हो सकता है या इधर भी। तो बोलेंगे सर कैसे पता चलेगा? तो वो हमारे लेबोरेटरी में ही पता लग सकता है कि जैसे ध्यान से समझो, ये पीपीएल को पास किए इस सॉल्यूशन के घोल से। पास होने के बाद क्या हुआ बोलो बच्चा? तो बोलेंगे सर ये लाइट रोटेट हो गया, मतलब ये जो इस प्लेन में चल रहा था ना वो प्लेन रोटेट हो गया। तो बोलेंगे सर कैसे पता चलेगा प्लेन रोटेट हो गया? तो देखो ध्यान से, यहां पे लगा रहता है एक एनालाइजर। क्या लगा रहता है बोलो? इसके आगे ध्यान से सुनो, जब सीख रहे हैं तो हर कुछ डिटेल में सीखेंगे। तो बोलेंगे चूंकि ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, हमको पता चल चुका है क्योंकि इसके पास कायरल सेंटर है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो जैसे इससे लाइट निकले, अब इसको मिटा रहे हैं, इस कंपाउंड का हम क्या किए? यहाँ पे घोल ले लिए, सॉल्यूशन ले लिए। जैसे इससे पीपीएल निकलेगा तो आगे क्या लगा रहता है? एक एनालाइजर रखा रहता है। एनालाइजर में क्या होता है ना, रीडिंग होता है। जैसे समझो, जैसे यहाँ 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे करके। समझ आ रहा है? तो लाइट पहले कैसे आ रहा था? मान लो लाइट ऐसे आ रहा था, ठीक है। शुरुआत में मान लो ये डायरेक्शन था लाइट का, ये 0 इस प्लेन पे आ रहा था। लेकिन जैसे लाइट इस कंपाउंड से पास किया, चूंकि ये लाइट कंपाउंड हमारा क्या है? OA है, ऑप्टिकली एक्टिव है, तो ये प्लेन से कुछ एंगल पे टर्न हो जाएगा ये लाइट। समझ में आ रहा है? तो यहाँ दिख गया ना, ये 2 डिग्री या 3 डिग्री एग्जाम्पल बोल रहे हैं, ये लाइट रोटेट हो गया। तो ये कैसे इंडिकेट हुआ? आगे लगा हुआ है एनालाइजर। क्या लगा हुआ है? एनालाइजर। एनालाइजर में एंगल इंडिकेट किया होता है कि कितना रोटेशन हो रहा है, इधर प्लस में इधर माइनस में। उल्टा दिखाएगा तो -1 -2 ऐसा करके होता होगा। हम तो देखे नहीं है, ऐसा होता होगा। क्लियर? एक्सपेरिमेंट करके हम तो नहीं देखे, ऐसा होता है लेकिन, ठीक है। तो बोलेंगे चाहे तो इधर रोटेट कर जाएगा या इधर रोटेट कर जाएगा। कैसे पता चलेगा? तो एनालाइजर में पता चलेगा। कहानी क्लियर है? तो इसका मतलब ये पता चल गया कि ये कंपाउंड हमारा कैसा है? ऑप्टिकली एक्टिव है। अब ध्यान से थोड़ा सा समझना, इस कंपाउंड को हम मिटा रहे हैं और थोड़ा छोटा करके यहाँ दूसरा कंपाउंड बना रहे हैं ताकि हम दोनों चीज को एक साथ सीख पाए। और अपने लेक्चर को यहीं पे अब हम रोकेंगे क्योंकि लेक्चर थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन फिर भी एक सीमित तक हम ले आके इसको एंड करेंगे। अब सुनो, हम कैसा कंपाउंड बनाए थे बोलो? यहाँ पे कार्बन लिए थे, यहाँ क्या था? CH3 था, यहाँ फ्लोरीन था, यहाँ ब्रोमीन था, यहाँ जो भी था भूल गए हैं, जो भी था, यहाँ हाइड्रोजन था, यहाँ फ्लोरीन था और यहाँ ब्रोमीन था। मान लो यही था हमारा कंपाउंड, ठीक। तो क्या ये कंपाउंड हमारे लाइट को रोटेट करेगा? तो बोलेंगे यस सर, इसके पास कायरल सेंटर है। तो आंख बंद करके बोलना है सर ये लाइट रोटेट होगा। ये लाइट कितना डिग्री से रोटेट हो रहा होगा और किधर होगा? तो ये हम यहाँ नहीं बता सकते, वो लेबोरेटरी में ही हम बता सकते हैं। लैब में वो एनालाइजर के ऊपर कितना रीडिंग आया होगा, ठीक। तो हाँ, लेकिन ये पता चल गया कि ये रोटेशन इसमें हुआ है। और अगर एक बार रोटेशन हो जाएगा तो ये कंपाउंड हमारा क्या कहलाएगा? OA, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव। आने क्लियर है? चलो इसी के नीचे हम दूसरा कंपाउंड बनाने जा रहे हैं। क्या बनाने जा रहे हैं? देखो ध्यान से, इसके नीचे हम दूसरा कंपाउंड बनाने जा रहे हैं। ये कंपाउंड हमारा ऑप्टिकली एक्टिव है। वो दूसरा कंपाउंड क्या है? देखो ध्यान से, CH3 है, C है, नीचे हमारा CH3, यहाँ लगा हुआ है हाइड्रोजन, यहाँ लगा हुआ है ब्रोमीन, यहाँ लगा हुआ है हाइड्रोजन, यहाँ लगा हुआ है ब्रोमीन। क्लियर है कहानी? चलो वेरी गुड। अब हमको थोड़ा सा कहानी को आगे बढ़ाना है और चेक करना है क्या ये कंपाउंड हमारा ऑप्टिकली एक्टिव होगा? क्या ये कंपाउंड हमारा ऑप्टिकली एक्टिव होगा क्या? तो बोलेंगे ये छोटा कंपाउंड था, तुरंत चेक कर लिए थे। इसको भी चेक करते हैं। कैसे? देखो ध्यान से, अब लेबोरेटरी में तो जाएंगे नहीं, इस कंपाउंड का सॉल्यूशन को पोलराइजर में डालेंगे, फिर लाइट को पास करा के देखेंगे। हमको तो कॉपी पेन पर सवाल बनाना है। तो बोलेंगे चलो चेक करते हैं इसके पास कितना कायरल सेंटर है। तो बोलेंगे ये वाला कार्बन कायरल सेंटर रख, कार्बन होगा क्या? नहीं, क्योंकि इसमें 3 हाइड्रोजन सेम है। ये वाला होगा क्या? हाँ, इसमें एक मिथाइल ग्रुप है, एक ब्रोमीन है, एक हाइड्रोजन, और नीचे जो बॉन्ड है वो कुछ और ग्रुप से जुड़ा हुआ है, तो मिल गया एक कायरल।
ये वाला कार्बन कारल है क्या, बोलेंगे सर इसमें मिथाइल लगा हुआ, इधर हाइड्रोजन, इधर ब्रोमीन, और ऊपर देखो ध्यान से ऐसा ग्रुप लगा हुआ जो कि इन तीनों से डिफरेंट है। और हमको मालूम है एक एटम जिसके चारों हाथ में अलग अलग चीज है, एक में चम्मच है, एक में कटोरा है, एक में ग्लास है, एक में थाली है, तो समझना वो कारल होगा। इसका चारों का चार अलग अलग है कि नहीं, अलग अलग है, तो ये भी कारल हो गया। अब इसमें कितना कारल सेंटर हो गया, 2। तो देखो ध्यान से, अब ना हम यहाँ उतने स्पीड से नहीं बता सकते हैं कि सर ये मेरा ऑप्टिकली एक्टिव होगा या नहीं, थोड़ा सा रुकना पड़ेगा और चीज को समझना पड़ेगा। एक कारल सेंटर में तो आंख बंद करके बोलो कि ऑप्टिकली एक्टिव होगा, 2 में थोड़ा सा समय खर्च करना पड़ेगा। बताएंगे तो यहां भी हम लोग बहुत स्पीड में, लेकिन थोड़ा सा समय इसके रेस्पेक्ट में ज्यादा लगेगा। कैसे, देखो ध्यान से, हम बोलेंगे इसमें 2 कारल सेंटर है। कारल सेंटर मतलब कंपाउंड का ये लाइट का रोटेशन, कारल सेंटर मतलब लाइट रोटेट करेगा। तो बोलेंगे देखो ध्यान से, अगर लाइट हम पास करेंगे, ये तो पूरा का पूरी एक ही कंपाउंड है ना, सिंगल कंपाउंड है, तो लाइट रोटेट करेगा। तो लाइट जैसे इस कंपाउंड के सॉल्यूशन से पास करेगा, मतलब लिक्विड से पास करेगा, तो ये जो कारल सेंटर है ये लाइट को रोटेट कर देगा। समझना हम क्या बोलना चाह रहे हैं, ये लाइट को रोटेट कर देगा। कहानी क्लियर है? इसमें 2 कारल सेंटर है, तो ये वाला जो कारल सेंटर है ये भी रोटेट करेगा। बोलोगे सर हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, तो बोलेंगे देखो ध्यान से, हम ऐसा सॉल्यूशन बनाए हैं, ऐसा सॉल्यूशन लिए हैं जिसके पास, उस कंपाउंड के पास 2 कारल सेंटर है। कारल सेंटर ही हमारा रेस्पॉन्सिबल होता है लाइट को रोटेट, मतलब कारल सेंटर ही हमको इंडिकेट करता है कि हमारा लाइट रोटेट होगा या नहीं होगा, या कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि नहीं होगा। तो कारल सेंटर एक और आता तो कोई बात नहीं, या तो 2-2 है, एक जैसे है इसका मतलब लाइट रोटेट करेगा। तो जैसे यहाँ कंपाउंड तुम्हारे रास्ते को, ध्यान से, यहाँ से लाइट निकला ऐसे करके रास्ते में उसको क्या मिला, पोलैरिमीटर मिला, जिसमें ये सॉल्यूशन रखा हुआ है कंपाउंड का, उससे जैसे लाइट पास किया ऐसे, तो बोलेंगे कंपाउंड लाइट को रोटेट कर दिया। बात को समझ, लाइट को क्या किया, रोटेट कर दिया। इस किधरों कर सकता है, चाहे इधर कर दिया, इधर कर दिया, लेकिन इसके पास तो दूसरा कारल सेंटर भी है ना, और दूसरा कारल सेंटर क्या करेगा, देखो ध्यान से, ये भी लाइट को रोटेट करेगा। अगर एक कारल सेंटर की वजह से रोटेशन हो रहा था, इसमें तो 2-2 कारल सेंटर है, इसका मतलब कंपाउंड में एक बार लाइट इधर रोटेट किया तो हो सकता है कि दूसरा कारल सेंटर लाइट को दूसरे ढंग में रोटेट कर दे। 3 कारल सेंटर रहेगा तो 3 बार रोटेशन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और फाइनली जो उस कंपाउंड से लाइट निकलेगा तब हम डिसाइड कर पाएंगे ऑप्टिकली एक्टिव है या नेगेटिव है या इनएक्टिव है। ठीक, तो चलो चेक करते हैं। ये वाला जो ऊपर वाला कार्बन एटम है, चूंकि ये कारल है तो लाइट को रोटेट किया होगा, मान लेते हैं इधर रोटेट किया होगा +10 डिग्री से। ये वाला किधर रोटेट करेगा, तो देखो थोड़ा सा दिमाग अभी लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग आगे नहीं बढ़े हैं और इसमें R और S नाम का कॉन्फ़िगरेशन होता है, वो सब चीज हम लोग नहीं पढ़े हैं, R और S। तो बोलेंगे अभी कुछ हमको ना दिमाग लगा के काम करना पड़ेगा, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे चैप्टर बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा। तो बोलेंगे देखो, क्या ये दोनों कारल सेंटर एक जैसा है, क्या ये दोनों कारल सेंटर एक जैसा है, तो बोलेंगे हाँ बिल्कुल एक जैसा। कैसे, तो उसके लिए हमको एक प्लेन ऑफ सिमेट्री नाम का चीज होता है। क्या होता है बोलो, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसको बोला जाता है प्लेन ऑफ सिमेट्री बोला जाता है। क्या बोला जाता है बोलो, प्लेन ऑफ सिमेट्री। देखो ये एक लाइन नहीं है, ये एक प्लेन है। जैसे एक ब्लेड होता है ना, ब्लेड से किसी चीज को हम काट देते हैं, तो उसी प्रकार एक प्लेन लिए उसको उससे काट दिए। क्या ये प्लेन जो है प्लेन ऑफ सिमेट्री है, बोलेंगे हाँ। देखो ये जो प्लेन है ना, इस मॉलिक्यूल को, सिंगल मॉलिक्यूल को 2 भागों में बांट दिया है। ये जो प्लेन है ना, इस मॉलिक्यूल को क्या किया बोलो, 2 भागों में बांट दिया है। ध्यान से समझो, जैसे हम यहां पर लेटर ए बना दें, अब बोलेंगे इससे प्लेन, ऐसा प्लेन पास करो जो कि 2 इक्वल भाग में बांट दे। तो कैसे पास करोगे, एक वर्टिकल लाइन। क्या एक लाइन है, बोलेंगे नहीं, एक प्लेन है जो कि इस ए को काट दिया। क्या इसको ऐसे करके काटोगे, ए को ऐसे करके काटोगे, बोलेंगे नहीं, ऐसे काटने पे तो हमारा प्लेन ऑफ सिमेट्री बनेगा ही नहीं। तो इस ढंग से काटो दिमाग लगा के, ताकि वो मॉलिक्यूल को 2 इक्वल भागों में बांट दे। ठीक, तो दिमाग लगाओ, हम एक ऐसा प्लेन लिए हैं जो कि इस मॉलिक्यूल को 2 इक्वल भागों में बांट दिया है। कहानी समझ में आ रहा है कि 2 इक्वल भागों में बांट दिया है। अब अगर इक्वल भागों में बांट दिया तो ध्यान समझो, इसके पास 2 कारल सेंटर था, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। क्या दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है क्या नहीं है, बात समझना। ऊपर वाला हिस्सा क्या नीचे वाले का मिरर इमेज है। बोलेंगे देखो आज का लेक्चर हो सकता है सर अब समझ में नहीं आ रहा होगा, कल के लेक्चर में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, सब कुछ समझ में आएगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा पैसेंस रख के इसको देखो। बोलेंगे ये जैसे प्लेन से काटे तो ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग क्या मिरर इमेज है, बोलेंगे बिल्कुल है। जैसे हम यहाँ पे ए को लिख दें और ऐसे काट दें तो क्या इधर वाला हिस्सा इसका मिरर इमेज है कि नहीं है। मान लो यहाँ पे आईना रखा हुआ है तो इधर जैसा है वैसा इधर है कि नहीं है, बोलेंगे बिल्कुल है।
इसी को मिरर इमेज बोलते हैं। तो ध्यान से सुनो क्या हो रहा है कहानी। अगर ये प्लेन से जब हम काटे इस मॉलिक्यूल को, दोनों एक जैसा हुआ, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर ऊपर वाला भाग इस मॉलिक्यूल का लाइट को इधर घुमा रहा है और ये वाला मॉलिक्यूल बिल्कुल ऐसा ही दिख रहा है लेकिन ये नीचे है, तो ये लाइट को कैसा रोटेट करेगा, बोलेंगे इसके जस्ट अपोजिट में रोटेट करेगा। अगर ये 10 डिग्री इधर रोटेट किया तो 10 डिग्री माइनस में इधर रोटेट करेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे आगे बढ़ेंगे और कहानी क्रिस्टल क्लियर होता चला जाएगा। बोलेंगे सर कैसे समझ में आया कि सर ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट रोटेशन किया? तो इसके लिए R और S नाम का कॉन्फ़िगरेशन सीखना पड़ता है। ये R आएगा तो ये S आएगा 100%। उसके लिए हम लोग को CIP रूल सीखना पड़ेगा, जैसे हम लोग सिस और ट्रांस के आगे EZ में सीखे थे। तो ये R है और ये S है, इसका मतलब इक्वल, इसका मतलब अपोजिट रोटेशन। R का मतलब अगर ये राइट रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो S का मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा। बात को समझो। अगर ये R है, इसका मतलब ये क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है, रेक्टस। आर का मतलब होता है रेक्टस, जो कल समझेंगे। क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है लाइट का, तो एस का मतलब होता है सिनिस्टर। आर का मतलब होता है रेक्टस, एस का मतलब होता है सिनिस्टर। ये सब ग्रीक लेटर। आर का मतलब होता है क्लॉकवाइज रोटेशन और एस का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। समझ में आ रहा है? तो समझो, अगर ये आर है तो ये एस अगर आया, या हो सकता है ये एस है तो ये आर आएगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे CIP रूल से। तो ऐसा मानो अभी फिलहाल चूंकि सीखे नहीं तो हम बता रहे हैं, मेरे बात को मानो। ये अगर R है तो ये S आया, ठीक ठीक। अगर ये भी R रहता है, ये भी R आ जाता है, तब तो बोले कहानी खत्म। दोनों एक दूसरे का अपोजिट होना चाहिए। तो अभी मेरी बात को मान के चलो कि अगर ये R है तो ये S है, ठीक। और देखो क्या दोनों एक दूसरे के जैसा है कि नहीं, मिरर इमेज है कि नहीं? हाँ, इसका मतलब R का मतलब अगर ये क्लॉकवाइज घुमाया होगा और ये दोनों एक दूसरे के जैसा है, एकदम मिरर इमेज है, तो अगर ये 10 डिग्री घुमाएगा सीधा तो 100% ये 10 डिग्री उल्टा घुमाएगा, क्योंकि मिरर इमेज है। अगर मिरर इमेज नहीं होता तो अगर 10 डिग्री इधर घुमाया था तो हो सकता था 5 डिग्री इधर घुमाता। कहानी क्लियर है? तो चलो, यानी कि लाइट पास किया कंपाउंड से, जैसे लाइट पास किया, ये बीच में कंपाउंड रखा, लाइट पास किया, तो कंपाउंड क्या किया, पहले लाइट को ऐसे रोटेट किया, लेकिन बाद में चूंकि इसके अंदर और कैरेलिटी मौजूद था तो फिर वो लाइट को क्या किया, ऐसे रोटेट कर दिया। इसका मतलब समझो कि मान लो हम एक कदम आगे चले, ठीक, फिर लौट के यहां पहुंच गए, तो मेरा नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0। तो उसी प्रकार अगर ये आधा कंपाउंड लाइट को 10 डिग्री इधर रोटेट किया, लेकिन आधा कंपाउंड लाइट को वापस से 10 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया, तो क्या कहानी बना? इसका मतलब हमको ऐसा प्रतीत हुआ कि निकलने वाला लाइट एकदम स्ट्रेट पास कर गया है, निकलने वाला लाइट में कोई रोटेशन नहीं है। और रोटेशन ही तो हमको बताता है ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव। तो बोलेंगे चूंकि हमारा नेट रोटेशन 0 हो गया तो ये कंपाउंड हमारा कैसा हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव। कहानी समझ में आ रहा है कि नहीं? ऑप्टिकली इनएक्टिव। नेट रोटेशन ही सब कुछ डिसाइड करेगा। अब बोलोगे सर आपको कैसे पता चला नेट रोटेशन 0 है? तो बोलेंगे धीरे धीरे सबको समझ में आया, आपको भी समझ में आएगा। बोलेंगे कंपाउंड अगर 2 कायल सेंटर है, एक में तो आंख बंद करके बोलेंगे रोटेशन होना ही है, 2 में देखो क्या हो रहा है, रोटेशन 2 बार हो रहा है। आधा कंपाउंड मान लो लाइट को इधर रोटेट किया तो आधा कंपाउंड उसको अपोज कर रहा है, क्योंकि कंपाउंड में दोनों बिहेवियर है। 2 कायल सेंटर है, जितना कायल सेंटर समझो लाइट उतना बार अंदर में रोटेट करेगा, ठीक। ये कंपाउंड, ये वाला कंपाउंड मान लो रोटेट किया लाइट को थोड़ा सा, जैसे लाइट इधर पास कर रहा था थोड़ा सा रोटेट कर दिया, फिर लाइट और आगे बढ़ा तो चूंकि कंपाउंड के पास अपोजिंग बिहेवियर है वो लाइट को फिर रोटेट कर दिया, तो नेट रोटेशन कितना हो गया, 0। अगर नेट रोटेशन 0 हो गया मतलब जैसा लाइट था वैसा ही है, इसका मतलब कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, ठीक। तो देखो ध्यान से, हमको क्या करना है, अगर एक कायल सेंटर है तो ऑप्टिकली एक्टिव, 2 कायल सेंटर है और दोनों कायल सेंटर सिमिलर है, मतलब एक जैसा है, देखो ना बिल्कुल सिमिलर है, तो बोलेंगे आधा कंपाउंड अगर लाइट को रोटेट करेगा क्लॉकवाइज तो आधा कंपाउंड लाइट को सेम मैग्नीट्यूड में एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा और हेंस नेट रोटेशन 0 हो जाएगा। तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे हो रहा है सर इंटरनल कंपनसेशन। देखो ध्यान से समझो, इंटरनल कंपनसेशन का मतलब समझे, कंपाउंड के अंदर ही ये काम हो रहा है। जैसे हम आगे बढ़े एक कदम, वापस से पीछे आ गए एक कदम, तो नेट रोटेशन हमारा 0 हो गया, मतलब नेट डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। तो उसी प्रकार अगर आधा कंपाउंड लाइट को रोटेट करना चाह रहा है, या आधा मत बोलो, ऐसे समझो, अगर वो कंपाउंड लाइट को रोटेट करना चाह रहा है तो उसी कंपाउंड के अंदर ऐसा भी प्रॉपर्टी है कि लाइट को वापस से उसी एंगल पे मोड़ देगा, समझा, क्योंकि इसमें 2 कायल सेंटर है। तो इसी को बोला जाता है इंटरनल कंपनसेशन, मतलब लाइट रोटेट तो हो गया ना, समझो कैरेलिटी की वजह से, कायल सेंटर की वजह से लाइट रोटेट तो हो गया था, लेकिन इंटरनली कंपनसेशन हो गया। फॉर एग्जाम्पल हम चाह रहे हैं पढ़ना,
एंड फिर मेरा मन रोक भी रहा है ना मत पढ़ो, मेरा मन चाह रहा है पढ़ो, फिर मेरा मन बोल रहा है मत पढ़ो, तो नेट क्या हो गया, हम नहीं पढ़ाई किए। तो वही बात है कि आधा रोटेशन किया, आधा उल्टा रोटेशन किया, तो नेट रोटेशन 0, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव। चलो इसी में थोड़ा सा मिटा रहे फिर समझते हैं, इसको लिख लो इतना। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, सब कुछ को मिटा रहे हैं, आगे बढ़ते जाओगे कहानी स्पष्ट क्लियर होगा। हो सकता है आज नहीं हुआ होगा बहुत कुछ, दोबारा देखो फिर बनाएंगे फिर समझो। तो देखो ध्यान से, अगर यहाँ पे ऊपर लगा हुआ है CH3 और नीचे इस बार हम चेंज कर रहे हैं, फ्लोरीन लगा रहे हैं, ठीक, क्या लगा रहे हैं बोलो, फ्लोरीन लगा रहे हैं। तो क्या चेक करो क्या इसके पास कायरल सेंटर है, बिल्कुल है, अभी भी 2 कायरल सेंटर है। ये कार्बन के साथ H ब्रोमीन, ऊपर CH3, नीचे दूसरा ग्रुप, ये कार्बन के साथ H ब्रोमीन फ्लोरीन, नीचे ऊपर अगला ग्रुप। अब तुम ही बोलो क्या यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है, मतलब ये मॉलिक्यूल को क्या वो प्लेन 2 इक्वल भाग में बांट पाएगा, बोलेंगे सर नहीं बांट पाएगा, यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आधा कंपाउंड हमारे लाइट को रोटेट कर रहा है इस दिशा में +10 डिग्री, तो हो सकता है आधा कंपाउंड लाइट को रोटेट करे लेकिन थोड़ा ज्यादा में कर दे, कितना कर दे, -20 डिग्री। इस बार इक्वल एंड अपोजिट रोटेशन नहीं हो सकता है क्योंकि ये कंपाउंड 2 इक्वल भाग में नहीं बट पाया है। अगर ये कंपाउंड 2 इक्वल भाग में बटा रहेगा ना, तो तुम ही सोचो ना, एकदम सिमिलर कायरल सेंटर, ये अगर इधर रोटेट करेगा तो ये उल्टा करेगा। हो सकता है कि ये कंपाउंड में ये लाइट को अगर इधर रोटेट किया तो नीचे वाला कायरल सेंटर भी जो है वो भी इधर ही रोटेट कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, नेट रोटेशन आया। हमको इससे मतलब है कितना डिग्री आया वो तो लेबोरेटरी में पता चलेगा, हमको जब सवाल बनाना है तो इसका मतलब नेट रोटेशन हुआ। अगर नेट रोटेशन हमारा हो गया तो समझना कंपाउंड कैसा है, ऑप्टिकली एक्टिव है। तो ये कंपाउंड कैसा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। अब बोलोगे सर एग्जाम में क्या हम इतना करेंगे नेट रोटेशन इधर इधर, बोलेंगे बिल्कुल नहीं, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे चीज क्लियर होगा, आसान होगा। एक कायरल सेंटर में 100% ऑप्टिकल एक्टिविटी, 2 कायरल सेंटर में चेक करो क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री पास कर रहा है, ऐसे करके जैसे पिछले सवाल में किया था। अगर पास कर गया, प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब क्या, वो प्लेन जो कि मॉलिक्यूल को 2 इक्वल भाग में बांट रहा है, सिमेट्री है, तो बोलेंगे वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, POS नहीं है, इसका मतलब ये इक्वल भागों में नहीं बांट रहा है, इसका मतलब नेट रोटेशन होगा, और अगर होगा तो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। कहानी क्लियर है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, कल के लेक्चर में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे और डिटेल्ड वे में समझेंगे ना। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, इस चीज को आसानी से समझने की कोशिश करेंगे हम लोग सभी बच्चे। ओके ठीक है, थैंक यू।